इस बंदे को लेवल 0 पर फंसा दिया गया था। उसका नेम इत्सुकी था। अवेकनिंग के दिन सबको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज मिली, लेकिन जब उसकी टर्न आई तो स्टूडेंट्स हंसने लगे, क्रिस्टल्स चमके और कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में इत्सुकी ने एक मॉन्स्टर्स एबिलिटी अवेकन की थी। भले ही वह लेवल 0 पर स्टक था, वह अपने एनिमी की एबिलिटीज को एनालाइज कर सकता था और अपने खुद के स्टैट्स को इन्फिनिटली इंक्रीज कर सकता था। और इस तरह इत्सुकी एकेडमी का जीनियस बन गया और उसने सभी नोबल्स को अपने घुटनों पर ला दिया। अचानक रिफ्ट्स, जिन्हें एबिसेस कहा जाता है, पूरे प्लेनेट के स्काई में दिखने लगे। उसके तुरंत बाद एक एनर्जी बैरियर बना जिसने लोगों को सिटी में ट्रैप कर दिया। मॉन्स्टर्स, जिन्हें डीमंस के रूप में जाना जाता है, पोर्टल से बाहर निकले, जिनका लीडर लिंगा द डीमन ऑफ रुइन था। उसके साथ ही उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक टेरेबल और मर्सिलेस स्लॉटर शुरू कर दिया। एक डेस्परेट फादर अपने सन को बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने खुद को झोंक देता है और उसे भागने के लिए चिल्लाता है। वह सीन पूरा केओस था, जहां सिविलियंस गलियों में भाग रहे थे और उन क्रीचर्स से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन मॉन्स्टर्स में से एक, जो ब्लू फ्लेम्स से ढका था, तबाही के बीच एक टेरिफाइंग रोअर निकालता है। वह क्रिएचर फिर एक एनर्जी अटैक प्रिपेयर करता है, जिसका एम सड़क के बीच में खड़ी एक डिफेंसलेस गर्ल होती है। लेकिन लास्ट सेकंड पर कोई यंग इत्सुकी को बचाता है और उससे वहां से दूर जाने की प्लीडिंग करता है। उसके नेम की चीख उसके माइंड में गूंजती है, जिससे उस दिन का पेन वापस आ जाता है। प्रेजेंट में वापस एक फ्रेंड उसे नडज करती है और पूछती है कि वह इतना स्पेस्ड आउट क्यों था। वह उसे एक सस्पिशियस लुक देती है, ये जानने के लिए कि क्या वह सच में ओके है। सारे ओके है, लेकिन तभी वह उसके फेस पर एक टीयर नोटिस करती है और पूछती है कि वह रो क्यों रहा है। तभी दो बॉयज पास आते हैं और उसके ड्रेस करने के तरीके का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया है कि इन अटैक्स के बाद ह्यूमंस, जिनके पास पावर्स थीं, जिन्हें अवेकेंड कहा जाता है, दिखने लगे। उसका क्लासमेट एक्सप्लेन करता है कि वहां मौजूद मैन इजुमी हेंतो है, जो कॉन्टिनेंट का एक फेमस जनरल है। इत्सुकी सोच में खो जाता है जब वह बॉय कहता है कि मैं हिस्ट्री का पहला अवेकेंड था। इसके ऊपर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते लाइट ऑफ होप के रूप में जाना जाता है। एक रीसेंट स्टडी दिखाती है कि नॉर्मल पीपल एक तरह के मोनोलिथ को टच करके अवेकन हो सकते हैं। स्टेज पर मौजूद मैन फिर अनाउंस करता है कि वे वहां सबको वो चांस देने के लिए आए हैं। अचानक जमीन से एक जायंट मोनोलिथ निकलता है, जो पावरफुल एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स वाइल्ड हो जाते हैं, चिल्लाते हुए और पावर्स पाने के चांस को सेलिब्रेट करते हुए। इत्सुकी की फ्रेंड उसकी तरफ मुड़ती है, सुपर एक्साइटेड होकर कहती है, द मोमेंट हैज अराइव्ड। फिर वह लाइन की तरफ भागती है, जबकि उसकी फीमेल फ्रेंड इत्सुकी को अपनी टर्न का वेट करने के लिए कहती है। लेकिन अंदर ही अंदर एक डार्क ऑरा उसे कंज्यूम कर लेती है, जिससे एक फ्राइटनिंग डिटर्मिनेशन रिवील होती है। एक विकेट स्माइल के साथ वह सोचता है कि जिस दिन का वह वेट कर रहा था, वह आखिरकार आ गया है। सेरेमोनी शुरू होती है, लेकिन मोनोलिथ को टच करने वाला पहला स्टूडेंट अवेकन होने में फेल हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल का बेस्ट एथलीट तक इसे नहीं कर पाया। सिक्योरिटी गार्ड बस इम्पेशेंटली लाइन में अगले पर्सन को स्टेप अप करने के लिए कहता है। क्राउड चिंता करने लगती है, ये सोचकर कि उनके स्कूल से कोई भी अवेकन नहीं होगा। गार्ड फिर लाइन में अगले को बुलाता है, जो ओइशी हिकारू नाम का एक बली है। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उस बंदे को पावर्स मिल गई तो यह एक नाइटमेयर होगा। लेकिन अचानक मोनोलिथ ग्लो करता है और ब्लू लाइटनिंग उस बुली की बॉडी को सराउंड कर लेती है। एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है, जिससे पता चलता है कि वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग थंडर एलिमेंटल है। आर्मर में एक वुमन अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें आखिरकार एक प्रॉमिसिंग अवेकेंड मिल गया है। एक एरोगेंट स्मर्क के साथ वह नया अवेकेंड वहां से पहला होने का बोस्ट करता है। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां से चलता है और बिना एक साइडवेज ग्लांस दिए उससे बम्प हो जाता है। बुली फ्यूरियस हो जाता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या इत्सुकी उसे टच करने के लिए मरना चाहता था। क्राउड विस्पर करती है कि अब उसके लिए सब खत्म है, गलत पर्सन से फाइट मोल लेने के लिए। ऊपर से ऑब्जर्वर्स हमारे हीरो के अंदर से एक इनक्रेडिबली इंटेंस इमोशन सेंस करते हैं। वह स्टोन को टच करता है, ये सोचते हुए कि उसकी डिटर्मिनेशन उस हेट्रेड से आती है जो वह मॉन्स्टर्स के लिए फील करता है। उस मोमेंट पर मास्क्ड मैन की आंखें फटी रह जाती हैं, एक ऐसी पावर सेंस करके जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रोटागोनिस्ट के पीछे एक जायंट और पावरफुल स्पिरिचुअल इमेज मैनिफेस्ट होती है। मोनोलिथ पूरी फोर्स के साथ रिएक्ट करता है, ऐसी एनर्जी अनलेश करते हुए जो पूरे स्ट्रक्चर को हिला देती है। फिर ये एनर्जी ऊपर की तरफ एक्सप्लोड होती है, जिससे स्कूल के ऊपर एक मैसिव लोटस फ्लावर बन जाता है। हर कोई उस एनर्जी फ्लावर को देखकर शॉक में है, जो दूसरे वाले से सैकड़ों गुना बड़ा है। उसके फ्रेंड्स खुशी से सेलिब्रेट करते हुए चिल्लाते हैं कि आखिरकार उसने अपनी पावर अवेकन कर ली। ऊपर से ऑब्जर्वर्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह एक डिस्ट्रॉयर का साइन है। बुली के चेहरे पर प्योर हेट्रेड है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे इस तरह सरपास कर दिया गया। सीन इत्सुकी की तरफ चेंज होता है, जो खुद को उस फ्लावर के अंदर पाता है और वंडर करता है कि क्या वह अवेकन हो गया है। अचानक एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है, जो उसकी क्लास, डिस्ट्रॉयर और गिफ्ट निर्वाणा दिखाती है। लेकिन वह पैनिक कर जाता है जब वह देखता है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स पूरी तरह जीरो थे। तभी उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट होती है, जिससे उसके सभी स्टैट्स 200 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। एक स्माइल के साथ वह समझ जाता है कि अब वह उन बीस्ट्स को अनाइलेट करने के लिए स्ट्रॉन्गर बन सकता है। बाहर लाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि वह सबको ब्लाइंड कर देती है जो देख रहे थे, और उस सारी लाइट के बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट का सिलुएट इमर्ज होने लगता है। ओइशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चिल्लाते
चिल्लाते हुए कि ये इम्पॉसिबल है। आर्मर वाली वुमन उसके स्टैट्स देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि वह एक मॉन्स्टर ऑफ अ रुकी है। रिवील होता है कि वह अपने सभी एट्रीब्यूट्स 200 पर होने के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है। क्राउड वाइल्ड हो जाती है सेलिब्रेट करते हुए कि उनके स्कूल में अब एक लेजेंडरी अवेकेंड है। एनरेज्ड होकर ओइशी चिल्लाता है कि प्रोटैगोनिस्ट ने वह अपलॉज चुरा ली जो उसके लिए थी। गुस्से में वह अपनी एनर्जी रिलीज करता है उन क्लासमेट्स पर अटैक करने के लिए जिन्होंने उसे प्रोवोक किया था। वह फिर अपनी नई स्किल सिल्वर सर्पेंट दिखाने के लिए यूज करने का फैसला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम अटैक को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत स्किल को एनालाइज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे एनालिसिस प्रोग्रेस करती है, इत्सुकी उसे एक सीरियस और पूरी तरह काम गेज के साथ घूरता है। बुली फिर एक पावरफुल लाइटनिंग विप अनलीश करता है जिससे इम्पैक्ट पर जमीन टूट जाती है। अचानक इत्सुकी पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिससे हर कोई कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वह कहां गया। फिर वह ठीक उस बुली के पीछे रिअपियर होता है जो उसे सेंस करते ही डर से जम जाता है। एक डार्क वॉइस में वह वार्न करता है कि अगर ओइशी एक मॉन्स्टर होता तो वह अब तक मर चुका होता। बुली जमीन पर गिर जाता है कांपते हुए, जबकि बाकी लोग उसके डर पर हंसते हैं। स्किल एनालिसिस लगभग कंप्लीट है और एक नया ऑरा इत्सुकी की बॉडी को सराउंड कर लेता है। एनालिसिस एक 100% होते ही वह आखिरकार थंडर वेव स्किल एक्वायर कर लेता है। लाइट फिर से चमकती है और उसका एक क्लासमेट तो उसे हैंडल करने के लिए सनग्लासेस तक पहन लेता है। इत्सुकी रियलाइज करता है कि हर बार स्किल एनालाइज खत्म करने के बाद उसे इस स्पेस में खींच लिया जाता है। स्क्रीन नई स्किल की डिटेल्स दिखाती है जो अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसकी एगिलिटी बढ़ा सकती है। रियलिटी में वापस ब्लू लाइटनिंग की एक वेव हमारे बंदे की बॉडी को सराउंड कर लेती है। बली आउटरेज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने इतनी जल्दी ऐसी स्किल कैसे सीख ली। सबके सरप्राइज के लिए उसके स्टैट्स एक बार फिर इंक्रीज होते हैं जो उसकी ग्रोइंग पावर को दिखाते हैं, लेकिन अचानक स्काई काला हो जाता है और कहीं से तेज रेन होने लगती है। इसके बाद स्काई में एक जायंट डार्क मोनोलिथ दिखाई देता है जो स्कूल की तरफ गिर रहा होता है। वुमन सबको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है, यह रियलाइज करते हुए कि वे इस अटैक का टारगेट हैं। एक फ्राइटेंड फेस के साथ वह कहती है कि फाइटिंग उनकी टीम की स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मास्क्ड मैन उस बंदे की तरफ इशारा करता है, ये कहते हुए कि उसके पास उनसे ज्यादा करेज है। जैसे ही सब भागते हैं, इत्सुकी शांत खड़ा रहता है और वुमन चिल्लाती है, ये पूछते हुए कि वह फ्ली क्यों नहीं कर रहा। मोनोलिथ फिर एक वायलेंट इंपैक्ट के साथ लैंड करता है जिससे एक सिनिस्टर एनर्जी रिलीज होती है। इत्सुकी अपने फ्रेंड्स को वार्न करता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है, लेकिन वह उन सबको फिनिश कर देगा। डेस्परेट होकर वे उससे भागने की भीख मांगते हैं क्योंकि वह अभी अभी अवेकन हुआ है और उसका कोई मैच नहीं है। वह बस अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ता है और एक सीरियस लुक के साथ उससे खुद पर ट्रस्ट करने को कहता है। वह मान जाती है, लेकिन उससे कहती है कि अगर वह इस फाइट में मर गया तो उसे ब्लेम न करे। एक विकेट स्माइल के साथ वह सोचता है कि एक अवेकेंड के रूप में उसका पहला एनिमी आखिरकार आ गया है। वह खुद को लकी महसूस करता है क्योंकि यह वही टाइप का मॉन्स्टर है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। पोर्टल से एक स्केलेटन सोल्जर निकलता है और सिस्टम उसके बैटल स्टैट्स डिस्प्ले करता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वह अपनी अभी अभी सीखी हुई स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर चार्ज करता है, अपनी सारी एनर्जी अनलीश करते हुए। वह थंडर की एक वेव अनलीश करता है, ये चिल्लाते हुए कि वह किसी और को मरने नहीं देगा। वह ब्लो सीधे स्केलेटन सोल्जर को लगता है एक एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ। इम्पैक्ट उस क्रीचर को उद्धा देता है और वह स्कूल बिल्डिंग से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। ऑनलुकर्स शॉक में हैं, ये कहते हुए कि वह एक न्यूली अवेकेंड रूकी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मास्कड मैन एक्सप्लेन करता है कि यह किड पावर के एक अलग ही लेवल पर है। अचानक स्केलेटन खड़ीदा हो जाता है और बॉनफायर नाम की एक ब्लू फायर स्किल यूज करता है। खतरा देखकर उसके फ्रेंड्स उसका नेम चिल्लाते हैं, उस सीन से पूरी तरह टेरिफाइड होकर। इसी बीच बुली एक प्योरली इविल स्माइल देता है, ये उम्मीद करते हुए कि वह बुरी तरह फेल हो जाए। इत्सुकी का सिस्टम नई स्किल को एनालाइज करना शुरू कर देता है जो तब एक्सेलरेट होती है जब उसे हिट किया जाता है। आर्मर्ड वुमन चिंता करती है क्योंकि एक लेवल 10 अवेकेंड भी इसे विथस्टैंड नहीं कर सकता। उसकी बॉडी जलने लगती है और वह आखिरकार उस पेन को समझता है जो उसकी मदर ने महसूस किया था। एक टेरिबल मेमोरी उसकी मदर को उन्हीं ब्लू फ्लेम्स में कंज्यूम होते हुए दिखाती है। दूरी से जनरल सब कुछ देखता है, ये वंडर करते हुए कि क्या इत्सुकी पहले से ही अपनी फुल पावर यूज कर रहा है। आग में होने के बावजूद वह चिल्लाता है कि जैसे ही एनालिसिस खत्म होगा मॉन्स्टर हिस्ट्री बन जाएगा। उसका एक क्लासमेट डिस्पेयर में होता है, लेकिन फिर ब्लू लोटस को दोबारा जलते देखकर एक्साइटेड हो जाता है। एनालिसिस फिनिश होता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ब्लैक आइस वॉल स्किल एक्वायर कर ली है। ये नई एबिलिटी उसके सभी स्टैट्स को बूस्ट करती है और उसकी इंजरीज को पूरी तरह हील कर देती है। वह सोचता है कि अपनी इंक्रीज्ड अटैक पावर के साथ वह अब मॉन्स्टर के डिफेंस को ब्रेक कर सकता है। रियलिटी में वापस ब्लू लोटस फ्लावर खुलता है जिससे पूरा बैटलफील्ड इल्यूमिनेट हो जाता है। उसके अंदर से हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी स्क्रैच के पूरी तरह रिकवर्ड होकर बाहर निकलता है। उसके फ्रेंड्स राहत में सेलिब्रेट करते हुए पागल हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि वह जिंदा है। ऑब्जर्वर शॉक में है, यह समझने में असमर्थ कि उसके पास हीलिंग और लाइटनिंग दोनों पावर्स कैसे हो सकती हैं। वह अपने परफेक्ट हैंड को देखता है, अपनी रीजनरेशन की लिमिट्स के बारे में क्यूरियस होकर। तभी स्केलेटन सोल्जर गुस्से में दहाड़ता है और एक बार फिर अपनी ब्लू फ्लेम्स से अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी नई स्किल एक्टिवेट करता
है। अपने आर्म पर एक ब्लैक आइस शील्ड आता है। फियरलेसली वह शांत खड़ीदा पर रहता है जब इन्फिनल फायर उसकी तरफ बढ़ती है। आइस वॉल उस अटैक को पूरी तरह नलिफाई कर देती है, जिससे पावर का एक इंप्रेसिव क्लैश होता है। एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि वह मॉन्स्टर को वायलेंटली पीछे फेंक देता है। मौके का फायदा उठाते हुए वह लाइटनिंग विप से अटैक करता है और मॉन्स्टर को जमीन पर दे मारता है, लेकिन क्रीचर खड़ीदा हो जाता है, अब आइस और थंडर से बनी एक जायंट सोर्ड पकड़े हुए। एक स्विफ्ट मूव में इत्सुकी मॉन्स्टर के पीछे आता है और उसे एक ही स्ट्राइक में 2 हिस्सों में काट देता है। स्टूडेंट्स स्पीचलेस हैं, ये कहते हुए कि वह इतनी तेज चला कि वह टेलीपोर्टेशन जैसा लगा। यहाँ तक कि ऑब्जर्वर भी उसकी इमेंस पावर से शॉक में है, ये वंडर करते हुए कि क्या वह सच में एक रुकी है। ये एक्सप्लेन किया गया है कि वह किसी भी शेप के वेपन्स बना सकता है, जो उसे ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। बैटल खत्म होती है और उसके फ्रेंड्स आखिरकार उसका नेम चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागते हैं। उसकी फ्रेंड उसे गले लगा लेती है, अविश्वसनीय रूप से राहत महसूस करते हुए, लेकिन इत्सुकी बस पूछता है कि सैया कहाँ है। वह एक्सप्लेन करता है कि वह अभी 1 सेकंड पहले यहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। इत्सुकी क्राउड को स्कैन करता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती, ये सोचते हुए कि शायद वह उससे मैड हो गई है। इम्प्रेस्ड होकर वुमन रिमार्क करती है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया जिससे एक लेवल 10 अवेकेंड को भी स्ट्रगल करना पड़ीता। उसका फ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह शायद उसके लिए परेशान होकर नर्स के ऑफिस गई होगी। अचानक एक वॉइस उसे बुलाती है, ये पूछते हुए कि क्या वह इत्सुकी तेन्मा है, जिससे उसका फ्रेंड सरप्राइज हो जाता है। मास्क्ड मैन उस बंदे के पास आता है, उसे एक इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ घूरते हुए। बाकी स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, ये वंडर करते हुए कि क्या वह उसे अपना डिसाइपल बनाने वाला है। उसका फ्रेंड फिर कहता है कि वह उसके लिए साइया को ढूंढने जाएगा और गुड बाय वेव करता है। फिर मास्क्ड मैन उसका सामना करता है और कहता है कि वह एक बहुत स्पेशल बॉय है। इत्सुकी कंफ्यूजन में उसकी तरफ मुड़ता है, ये पूछते हुए कि उसका इससे क्या मतलब था। इजुमी फिर रिवील करता है कि उस यंग मैन का हार्ट पूरी तरह रेज और हेट्रेड से भरा हुआ है। उसके साथ ही वह कहता है कि वह इतने रिजेंटमेंट के पीछे का असली रीजन जानना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि 10 साल पहले उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए मर गए थे। हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक मिलता है जहां वह एक मॉन्स्टर अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वह कहता है कि वह मरने ही वाला था, लेकिन एक अवेकेंड ने उसे उसकी मदर के ठीक सामने बचा लिया। लेकिन उसे अपनी मदर को मरते हुए देखना पड़ा और उन्होंने जलते हुए उसे गुड बाय कहा। वह छोटा बॉय पैनिक करने लगता है और उस हॉरिबल सीन को देखते हुए डेस्परेटली चिल्लाता है। वह उनकी डेथ्स के लिए खुद को गिल्टी महसूस करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीखता है कि यह गलत था। उस सारी ईविल का सोर्स वह डीमन था जो अटैक को लीड कर रहा था, वही सब कुछ के लिए जिम्मेदार था। उस मोमेंट पर गुस्से में चूर होकर यंग इत्सुकी ने खुद से एक प्रॉमिस किया, जबकि उसकी आंख से एक टीयर निकल रहा था। वह कसम खाता है कि वह उस स्पीशीज के हर आखिरी मॉन्स्टर को मार डालेगा। इजुमी फिर उससे सवाल करता है, ये पूछते हुए कि वह इतने हेट्रेड से भरे हार्ट के साथ अभी भी रो कैसे सकता है। इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसकी राइट आई अपने आप रोती है, जो उसे अपना हेटेड भूलने नहीं देती। यह सुनकर इजुमी उसे अपना डिसिप्लिन बनने और सेवियर्स अलायंस ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। वह एक्सप्लेन करता है कि यह मॉन्स्टर्स से स्ट्रेटेजिकली लड़ने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेवियर्स कहलाने वाले मेंबर्स को ट्रेनिंग, पावरफुल वेपन्स और एक ग्रेट सैलरी मिलती है, लेकिन इजुमी वॉर्न करता है कि यह ट्रीटमेंट फ्री नहीं है, चूंकि वे अपनी लाइव्स रिस्क पर लगाते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे मनी की परवाह नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर यह करता है कि वह फ्रंट लाइंस पर लड़ सके, और वह डिक्लेयर करता है कि वह भी एक सेवियर बनना चाहता है। इजुमी फिर रिवील करता है कि वहां एक एनुअल टूर्नामेंट होता है जहां सिर्फ टॉप 100 क्वालिफाई करते हैं। वह कहता है कि पॉइंट्स रिकॉर्ड शायद एक ग्रेट बेंचमार्क ना हो, लेकिन वह रिवील करता है कि रिकॉर्ड 1,15,000 पॉइंट्स का है, जो 1 साल पहले कजुनारी त्सुत्सुमी ने सेट किया था। इत्सुकी को वह नेम याद आता है जिसे उसके फ्रेंड्स ने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड बताया था। वह मैन उसे खुद को कंपेयर न करने की वार्निंग देता है, लेकिन कहता है कि उसका टैलेंट कजुनारी के राइवल हो सकता है। एक अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ इत्सुकी डिक्लेयर करता है कि वह महान काजुनारी त्सुत्सुमी को सरपास कर देगा। जनरल उस बंदे की ऑडेसिटी से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में पोटेंशियल देखता है। वह यह कहकर बात खत्म करता है कि इत्सुकी जैसा कोई ह्यूमैनिटी के लिए एक नया राइजिंग सन होगा। एक होपफुल गेज के साथ इजुमी कहता है कि जिस राइजिंग सन का वह वेट कर रहा था वह आखिरकार आ गया है। सीन चेंज होता है और वे एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं और इत्सुकी पूछता है कि यह क्या है। इजुमी एक्सप्लेन करता है कि ये मॉन्यूमेंट्स असल में पोर्टल्स हैं और अगर उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो और मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे। जनरल कहता है कि ये बिल्डिंग उन मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करती है जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करती है। इत्सुकी समझ जाता है कि यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और इजुमी वॉर्न करता है कि ये बहुत डेंजरस स्टेज है। फिर वह वॉर्न करता है कि ये पार्टिकुलर स्टेज सबसे डेडलीएस्ट में से एक है, जिसे रूकी ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। फिर वह रिवील करता है कि काजुनारी ने एक रूकी के रूप में इस स्टेज को 3
मिनट्स 14 सेकंड्स में क्लियर किया था। इसके साथ ही जनरल उसे चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि अगर वह रिकॉर्ड को बीट करना चाहता है तो उसे ये 3 मिनट्स में करना होगा। इजुमी फिर प्रॉमिस करता है कि अगर उसने उस टाइम में स्टेज क्लियर कर लिया तो वह उसे अपना डिसाइपल बना लेगा। जैसे ही वे एंटर करते हैं, लोग फेमस इजुमी के साथ एक रुकी को देखकर शॉक हो जाते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि वह मैन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा फेमस है। वह एक पैनल पर देखता है कि अंदर के मॉन्स्टर्स लेवल 10 के हैं, जो स्केलेटन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अवेकेंड लोग विस्पर करते हैं कि वह अंदर नहीं जाएगा, ये सोचते हुए कि वह बस दिखावा करने आया है। अनफेज्ड होकर वह काउंटर पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वह स्टेज में एंटर करना चाहता है। वुमन पूछती है कि कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन वह उसे इन्फॉर्म करता है कि वह अकेले इस जगह को चैलेंज करेगा। लॉबी में हर कोई साइलेंट हो जाता है, उस बंदे के एब्सर्ड कॉन्फिडेंस से हैरान होकर। फ्यूरियस होकर रिसेप्शनिस्ट उस पर चिल्लाती है कि मजाक बंद करे, क्योंकि यह उसकी जगह नहीं है। क्राउड हंसने लगती है, ये कहते हुए कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे गलतफहमी हो जाती है और उसकी क्लास लग जाती है। वह फिर एक्सप्लेन करता है कि उसने गलत समझा, क्योंकि उसका इकलौता इंटरेस्ट स्टेज को चैलेंज करना है। थकी हुई वुमन उसे हार्ड टू गेट ना खेलने के लिए कहती है और जाने के लिए अपना नंबर ऑफर करती है। एक डार्क लुक के साथ वह रिपीट करता है कि उसे उसके नंबर की परवाह नहीं है और बस चाहता है कि वह उसे अंदर जाने दे। डरकर वुमन उसे डिवाइस थमा देती है, लेकिन वार्न करती है कि अगर वह मर गया तो वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्राउड उसका मजाक उड़ाती है। एक लेवल 0 रुकी का लेवल 10 स्टेज चैलेंज करना सुसाइड है, लेकिन दूसरे कमेंट करते हैं कि स्पेशल गिफ्ट के बावजूद उसका लेवल इसके लिए बहुत लो है। वह डोर की तरफ बढ़ता है, अपना रिस्ट बैंड स्कैन करने और चैलेंज शुरू करने के लिए रेडी। इसके साथ ही उसकी एंट्री अप्रूव हो जाती है और वह जाइगेंटिक डोर धीरे धीरे खुलता है। अंदर पहुंचकर वह खुद को प्रिपेयर करता है और कहता है प्रॉमिस 3 मिनट्स में फिनिश करने का है। टाइमर चलने लगता है, जो उसके महान चैलेंज की ऑफिशियल शुरुआत मार्क करता है। पावर के एक ऑरा के साथ वह फुल स्पीड में भागता है, एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट किए बिना। वह मॉन्यूमेंट को स्पॉट करता है, ये रियलाइज करते हुए कि आर्टिफिशियल स्पेस बहुत ह्यूज और चैलेंजिंग है। तभी वह एनिमी की प्रेजेंस सेंस करता है और अनाउंस करता है कि वे आ रहे हैं। एक ट्री स्पिरिट उस पर अटैक करती है, लेकिन इत्सुकी उसका स्वागत आइस के एक स्ट्राइक से करता है। वह फिर एक एक्स बनाता है और क्रीचर को एक ही ब्लो में 2 हिस्सों में काट देता है। एक मॉकिंग स्माइल के साथ वह पूछता है कि अपने फ्रेंड को 2 हिस्सों में बांटा देखकर कैसा लग रहा है। कई और मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, गुस्से में चिल्लाते हुए और हमारे प्रोटैगनिस्ट को सराउंड करते हुए। बाहर वुमन पूछती है कि उसने उसे इतने डिफिकल्ट स्टेज पर क्यों भेजा। इजुमी एक्सप्लेन करता है कि त्सुत्सुमी को सरपास करने के लिए इंसान को ह्यूमैनिटी की लिमिट्स के पार जाना होगा। तभी वुमन को याद आता है कि उसने त्सुत्सुमी को एक लेवल 97 मॉन्स्टर को आसानी से मारते देखा था। वह उसकी आइज को कोल्ड और लोनली डिस्क्राइब करती है, जैसे कि वे ह्यूमन ना हो। वह यह कहकर खत्म करती है कि उसकी आंखें किसी गॉड की तरह थीं, एक डिवाइन प्रेजेंस। इजुमी अग्री करता है कि उस बंदे में पोटेंशियल है, लेकिन वह अभी भी एक डायमंड इन द रफ है। वह आगे कहता है कि अगर त्सुत्सुमी एक गॉड है तो इत्सुकी एक डीमन है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। स्टेज में वापस हमारा हीरो उन सबको हरा देता है, ये नोटिस करते हुए कि उसकी स्किल उन पर एक्टिवेट भी नहीं हुई। लेकिन अचानक उसके पीछे एक जायंट शैडो दिखती है, जो उस एरिया का ट्रू बॉस रिवील करती है। बिना किसी सेकंड थॉट के प्रोटोगोनिस्ट आगे बढ़ाता है और क्रिएचर पर आइस अटैक से स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है डिफीटेड, और वह वंडर करता है कि क्या इस स्टेज में बस इतना ही था। लेकिन उसे रुकी ग्रेवयार्ड जैसी जगह के लिए ये सब बहुत इजी लगता है। कुछ तो गलत था। उसका सिस्टम फिर मॉन्स्टर की रिजेनरेशन स्किल डिटेक्ट करता है और उसे तुरंत एनालाइज करना शुरू कर देता है। अचानक उसे एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है, ये रियलाइज करते हुए कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रीचर पूरी तरह रिजेनरेट हो जाता है और भी बडिढ़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है, क्योंकि बीस्ट ने अपना आधा हेड कट जाने के बावजूद खुद को हील कर लिया। वह समझ जाता है कि यह इजी नहीं होगा, क्योंकि मॉन्स्टर के स्टैट्स एब्सर्डली बढ़ गए हैं। खुद को डिफेंड करने के लिए वह अपना ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है और क्रीचर के अटैक को ब्लॉक करता है। हीलिंग रोकने के लिए उसे मैसिव डैमेज देना होगा, इसलिए वह एक फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है। 2 ब्लेड्स का यूज करते हुए वह एक स्विफ्ट अटैक के साथ मॉन्स्टर को दर्जनों टुकड़ों में काट देता है। उसका फाइनल ब्लो सर्जिकल प्रिसीजन के साथ मॉन्स्टर को ठीक आधा कर देता है। मॉन्स्टर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है और पूरी तरह बिखरने से पहले उसकी ओर देखता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह डिक्लेयर करता है कि उसने इसे इतना पतला काटा है कि यह रिजेनरेट नहीं हो सकता। फिर वह अपनी सोर्ड उठाता है और क्रीचर को एक बार फिर काटता है, इस बार वर्टिकली। मॉन्स्टर कई टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है और आखिरकार हमारे हीरो से हार जाता है। बैटल खत्म होने के साथ वह वॉल के कंटिन्यूअस यूज की वजह से अपना माना ड्रेन होता हुआ महसूस करता है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए मॉन्स्टर एक बार फिर रिजेनरेट होता है, अब टेंटिकल्स के फॉर्म में। वह अटैक्स को डॉज करता है। यह देखकर प्रभावशाली महसूस करता है कि इतना सब होने के बाद भी बीस्ट मरा नहीं है, लेकिन वह नोटिस करता है कि हर रीजनरेशन उसकी स्किल की एनालिसिस स्पीड को बढ़ा देता है। वह माना बचाने के लिए वॉल को डीएक्टिवेट कर देता है और एनालिसिस कंप्लीट होने तक डिस्टेंस बनाए रखने का फैसला करता है। लेकिन टाइम कम पुडाची रच रहा है और वह जानता है कि जीतने के लिए उसे फास्टर होना होगा। फिर वह अपनी लाइटनिंग और आइस स्किल्स को एक्टिवेट करता है, एक ही समय में अटैक और डिफेंड करने का प्लान बनाते हुए। वह
वह समझता है कि अगर उसने समय पर स्किल एक्टिवेट नहीं की तो वह माना की कमी से मर जाएगा, लेकिन वह रिस्क का सामना करता है, ये सोचते हुए कि अगर वह मरता है तो इसलिए क्योंकि उसकी पावर की हद बस इतनी ही थी। अपनी चमकती हुई रेड आइज के साथ वह एक आखिरी डेस्परेट अटैक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है। उसका स्ट्राइक सीधे क्रीचर को लगता है, लेकिन वह खुद को डिफेंड कर लेता है अपनी रेजिलियंस दिखाते हुए। इतनी एफर्ट के बावजूद वह उसके डिफेंस को पियर्स नहीं कर पाता और अपनी फेलियर पर दुख जताता है। उसकी बॉडी को टेंटिकल से पियर्स कर दिया जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका माना आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन आखिरी सेकंड में एनालिसिस फिनिश हो जाता है और उसे पता चलता है कि स्किल के लिए मना की जरूरत नहीं है। उसकी बॉडी से एक ब्लू लोटस निकलता है और वह लोटस बर्स्ट एबिलिटी एक्वायर कर लेता है। यह नई स्किल यूजर द्वारा खर्च किए गए माना के प्रोपोर्शनल एक्सप्लोसिव एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज देती है। इसके साथ उसके सभी स्टैट्स 20 पॉइंट्स बेरेज जाते हैं और उसके वुंड्स हील हो जाते हैं। क्रीचर उसका सामना करता है, लेकिन वह बस अपनी नई और पावरफुल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी उंगलियां चटकाता है, स्नैप्स हिज फिंगर्स, जिससे पूरे फील्ड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है। फायर और एनर्जी का एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन मॉन्स्टर को पूरी तरह कंज्यूम कर लेता है। स्टेज बॉस पूरी तरह इंसिनरेट हो जाता है, जिसके पास दोबारा रीजनरेट होने का कोई चांस नहीं बचता। एक सैटिस्फाइड लुक के साथ वह अपनी अभी अभी सीखी हुई स्किल की पावर की तारीफ करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्किल ने 0 होने के बाद भी उसका मना रिस्टोर कर दिया। मलबे के बीच एक चमकता हुआ ग्रीन स्टोन दिखाई देता है, जिससे वह क्यूरियस हो जाता है कि यह क्या है। बाहर रिसेप्शनिस्ट पैनिक करती है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और वह बाहर नहीं आया है। जनरल की असिस्टेंट को शक है कि वह इसे 3 मिनट्स में कर सकता है। उसे ये टास्क इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अचानक स्क्रीन ग्रीन हो जाती है, ये अनाउंस करते हुए कि एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। वुमन शॉक में है, ये वंडर करते हुए कि क्या उसने सच में चैलेंज कंप्लीट कर लिया। पैनल फिर अचीवमेंट को कंफर्म करता है, ये दिखाते हुए कि उसने 2 मिनट्स और 56 सेकंड्स में फिनिश किया। डोर खुलता है और फर्श पर हमारा हीरो दिखाई देता है, बैटल से पूरी तरह थका हुआ। हर कोई सेलिब्रेट करता है, ये देखकर शॉक में कि वह सर्वाइव कर गया और उसने महान त्सुत्सुमी का टाइम बीट कर दिया। इत्सुकी खददा मूंती है और इजुमी से पूछता है कि क्या वह आखिरकार अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। एक विक्टोरियस स्माइल और चोटिल चेहरे के साथ वह उसे ऑफिशियली सेंसे बुलाता है। इजुमी उसकी तारीफ करता है और असिस्टेंट को रियलाइजेस होता है कि उसने अपने फादर को काफी समय से इतना खुश नहीं देखा था। क्राउड समझ जाती है कि वह सिर्फ इसीलिए सफल हुआ क्योंकि वह स्टूडेंट है, लेकिन वे उसके फ्यूचर पर सवाल उठाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट पास आती है माफी मांगते हुए और उसे एक गिफ्ट थमाते हुए। वह एक्सेप्ट करता है, ये कहते हुए कि उसकी चिंता सिर्फ यह साबित करती है कि वह एक अच्छी पर्सन है। एक सिंपल थैंक यू के साथ वह उसे पूरी तरह एम्बैरेस्ड और ब्लशिंग छोड़कर चला जाता है। असिस्टेंट फिर उसे बुलाती है, वार्न करते हुए कि वे जा रहे हैं और वह पीछे छूट जाएगा। असिस्टेंट उसे डांटती है और कहती है कि अपने फादर का स्टूडेंट होने की वजह से ज्यादा हवा में न उड़े। इजुमी फिर कहता है कि अपनी करंट एबिलिटी के साथ वह एक एडवांस्ड स्टेज में जा सकता है। जनरल एक्सप्लेन करता है कि लेवल ही इकलौता फैक्टर नहीं है जो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। वह रिवील करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीसीज है, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस वाले आसान होते हैं, लेकिन ऐसी इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं जो कॉमन बीस्ट से इनकम्पैरेबल और कहीं ज्यादा डेंजरस हैं। असिस्टेंट आगे कहती है कि सिर्फ ह्यूमंस के पास क्लासेस होती हैं जो उनकी पावर्स को डिफाइन करती हैं। वह उसे वार्न करती है कि एक एडवांस्ड स्टेज में ये मॉन्स्टर्स होते हैं और वही उसका अगला डेस्टिनेशन है। एक सैडिस्टिक लुक के साथ वो वंडर करता है कि क्या इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स को अटैक होने पर पेन महसूस होता है। वुमेन उसके टेरिफाइंग ऑरा से डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कहीं और। एक ग्रुप एक ऐसे मैन पर कमेंट करता है जो एरिया को कंट्रोल करता है और वहां एंटर करने वाले किसी भी इंसान को मार देता है। उनमें से एक गाय दूसरे को चुप रहने के लिए कहता है, वार्न करते हुए कि अगर उस मैन ने उसे सुन लिया तो वह उसे भी इरेज कर देगा। फिर हम राइकी किनोशिता को देखते हैं, जो उस बॉस का बेटा है जो पूरे नॉर्थ फोर्थ डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। उसका एक सबॉर्डिनेट पूछता है कि वह कब जाएगा, लेकिन वह कहता है कि वह खुद डिसाइड करेगा। एक स्नॉबिश स्माइल के साथ वह कहता है कि लाइन में वेट करना सिर्फ कॉमनर्स का काम है। इत्सुकी एक डिटेल्ड छोटा बॉक्स खोलता है जिसमें से एक छोटा स्टोन निकलता है जो ब्राइट ग्लो कर रहा है। सीन चेंज होता है जहां उन्हें एक गार्डन में बात करते हुए दिखाया गया है और बंदे को वह मोमेंट याद आता है। इजुमी हेंटो फिर पूछता है कि क्या उसने पहले कभी ऐसा कारमा स्टोन देखा है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसने देखा है, क्योंकि एक मॉन्स्टर को हराने के बाद वैसा ही स्टोन ड्रॉप हुआ था। अपने फ्लैशबैक में उसने एक बहुत आलसा बिड़ा क्रिस्टल पकड़ा हुआ था और उसके ग्रीन कलर को नोटिस किया था। ब्लू हेयर्ड वुमन शॉक में है क्योंकि ऐसा स्टोन वहां नहीं होना चाहिए था। वह फिर एक्सप्लेन करने का ऑफर करती है, ये कहते हुए कि ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस स्टोन है। ये एक्सप्लेन किया गया है कि मॉन्स्टर्स से कर्मा रिलीज होता है और लेवल अप होने के लिए अब्सॉर्ब किया जाता है। संक्षेप में कार्मा स्टोन्स इस एनर्जी को एक आइटम की तरह यूज करने के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन यंग वुमन अभी भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये स्टोन्स नेचुरली अपीयर नहीं होने चाहिए। इस पर इजुमी हेंटो कहता है कि ये शायद इत्सुकी के गिफ्ट की वजह से हुआ है। बंदा और वुमन उसकी तरफ देखते हैं, ये नहीं समझते हुए कि उसके गिफ्ट का इससे क्या लेना देना है। हेलमेट वाला मैन एक्सप्लेन करता है कि इत्सुकी ने कार्मा अब्सॉर्ब नहीं किया, लेकिन एनर्जी बस गायब नहीं हो जाती। वह मेंशन करता है कि स्कूल वाले
बीस्ट का कारमा बाकी सभी अवेकेंड लोगों ने अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन चूंकि इत्सुकी एक सील्ड जगह पर था, एनर्जी सॉलिडिफाई हो गई और स्टोन बन गई। यंग वुमन फिर पूछती है कि वह बिना लेवल अप किए अपने स्टैट्स कैसे बढ़ाता है, जिससे वह सोच में पीडीएस जाता है, लेकिन इजुमी हेंतो उसे डांटता है, वार्न करते हुए कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे शेयर नहीं किया जाता। वह कहता है कि इत्सुकी स्टोन को या तो बेच सकता है या रख सकता है और एज उसका ख्याल रखेगा। जाने से पहले मैन 4 रूल्स सेट करता है, जिसमें उसके गिफ्ट को सीक्रेट रखना भी शामिल है। एक स्मर्क के साथ इत्सुकी मान जाता है और उसे मास्टर बुलाता है, अलायंस को एक्सेप्ट करते हुए। सीन एक ट्रेनिंग फील्ड में चेंज होता है, जहां कुछ थग्स द्वारा स्टूडेंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। उनमें से एक कंप्लेन करता है, ये कहते हुए कि यह जगह आज के लिए किनोशिता फैमिली द्वारा रिजर्व्ड थी। वह गिल्ड को बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उसके पीछे रेड आईज वाली एक जायंट शैडो दिखाई देती है। अचानक ब्लॉन्ड स्टूडेंट एक स्किल के साथ नए गाय की तरफ अटैक करता है। मास्क्ड मैन काजुनारी बस एक हाथ से एफर्टलेस तरीके से उस ब्लो को रोक देता है। पलक झपकते ही वह एक पावरफुल ब्लो के साथ पलटवार करता है, जो सीधे स्टूडेंट को लगता है। ब्लॉन्ड शॉक में है, चिल्लाते हुए कि उसकी बी रैंक स्किल का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। काजुनारी फिर कहता है कि इससे तो गुदगुदी भी नहीं हुई, और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगती हैं। वह बॉय बुरी तरह डरा हुआ है, यह सोचते हुए कि यह बंदा सिर्फ एक असली मॉन्स्टर ही हो सकता है। प्योर फ्यूरी के साथ काजुनारी उसे कॉलर से पकड़ लेता है, उसे सबक सिखाने के लिए तैयार। बिना किसी हेजिटेशन के वह एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है, जिससे ब्लॉन्ड स्टूडेंट पूरी तरह नॉकड आउट हो जाता है। बाकी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वह ओगाटाके है, जो रे के पिलर्स में से एक है। फिर वह उस बॉय को ऊपर उठाता है और वार्न करता है कि जो भी बात नहीं मानेगा वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। वे 2 स्टूडेंट्स जमीन पर पीडीडीए रह जाते हैं, और ऊगा वार्न करता है कि कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत न करे। यह सीन देखकर उसके क्रोनीज हंसने लगते हैं और उसे इतना रफ न होने के लिए कहते हैं। डिस्गस्टेड होकर ऊगा उस बॉय को जमीन पर फेंक देता है, ये दिखाते हुए कि वह वहां गेम्स खेलने नहीं आया था। लेकिन तभी इत्सुकी और उसका पार्टनर वहां पहुंचते हैं और घायल स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। क्राउड शॉक में है, ये नहीं समझ पा रही कि एक लेवल 0 भला इसमें क्यों शामिल होगा। युगे फिर उसे ग्लेयर करता है और न्यूबी से कहता है कि अगर वह भी वैसा ही हाल नहीं चाहता तो वहां से चला जाए। इत्सुकी को रियलाइज होता है कि अंदर जाने के लिए उसे पहले उस ब्रूट को हराना होगा, लेकिन वह कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे सही चीज के लिए लद्दहना सिखाया है, शांति से। वह घायल स्टूडेंट को किसी और को थमा देता है और उनसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इत्सुकी के चारों ओर एक सिनिस्टर ऑरा एक्सप्लोड होता है और उसका स्टेटस उसकी स्पेशल क्लास को रिवील करता है। युगे प्रेशर महसूस करता है, ये नहीं समझ पा रहा कि एक लेवल 0 उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह फ्यूरियस हो जाता है, अपने से इतने वीक इंसान से डरने से मना कर देता है। ऊगा नफरत के साथ उस न्यूबी को घूरता है, उसे चैलेंज करने की उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं कर पाता। अपनी आंख के रिफ्लेक्शन में वह इत्सुकी को अपनी तरफ भागते हुए देखता है, अटैक करने के लिए तैयार। एक सरप्राइज मूव में वह बंदा उस ब्रूट के फेस पर एक सॉलिड पंच मारता है। क्राउड उसकी स्पीड से शॉक में है, ये सवाल करते हुए कि क्या वह सच में लेवल 0 है। लेकिन इटुकी की फिस्ट हार्ड मेटल से टकराती है, क्योंकि युगे ने अपनी डिफेंस एक्टिवेट कर ली है। वह एक स्टेप पीछे लेता है, ये रियलाइज करते हुए कि उस बंदे ने मेटलाइज्ड स्किल से हिट को ब्लॉक कर दिया। मेटल हैंड्स के साथ ऊगा उसकी फिस्ट पकड़ियाच लेता है, फिर बॉय की स्पीड को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि उसके पास पावर की कमी है, और इत्सुकी को एक ऐसे ब्लो के साथ दूर फेंक देता है जिससे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। पीछे गिरते हुए हमारा हीरो सोचता है कि जीतने के लिए उसे अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करना होगा। उस मोमेंट पर उसकी कॉपी स्किल एक्टिवेट होती है और एनिमी की टेक्निक को एनालाइज करना शुरू कर देती है। इत्सुकी जमीन पर खुद को तैयार करता है, यह जानते हुए कि अब उसे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। वह समझता है कि डिफेंस बहुत टफ है, इसलिए वह बॉडी के नॉन मेटल हिस्सों पर फोकस करने का फैसला करता है। वह बंदा अपने पैर मजबूती से जमीन पर जमाता है और खुद को एक और सुपर फास्ट अटैक के लिए लॉन्च करता है। यूजीए फिर उसे टॉन्ट करने लगता है, उस बॉय को बिना स्ट्रेंथ या स्पीड वाला वीक कहता है। इत्सुकी मुस्कुराता है, क्योंकि अब जब एनिमी ने अपनी गार्ड डाउन कर दी है तो वह अपनी एक्सेलरेशन यूज करेगा। लाइटनिंग से ढका हुआ इत्सुकी आगे बढ़ता है, एनिमी को डिफेंड करने का कोई चांस नहीं देता। वह प्रहारों की झड़िधि लगा देता है और उसकी स्किल एनालिसिस परसेंटेज बढ़ने लगती है। क्राउड हक्का बक्का है, ये सोचने लगती है कि शायद ये रुकी सच में जीत जाए। युगे पैनिक करने लगता है, क्योंकि उस बंदे की स्पीड इतनी थी कि उसे सांस तक नहीं लेने दे रही। वह हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, अपने हेंचमैन से कहता है कि बस फाइट देखना बंद करें। कोई और रास्ता न होने पर वह ब्रूट अपने दांत पीसता है और अपना लास्ट कार्ड खेलने का फैसला करता है। एक फ्यूरियस रोअर के साथ वह अपनी शर्ट फाददह देता है, अपनी सारी पावर रिलीज करते हुए। वह बंदा फिर अपनी पूरी बॉडी को मेटलाइज कर लेता है और इत्सुकी को उसे इवॉल्व होने पर मजबूर करने के लिए थैंक्स कहता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसकी डिफेंस अब 500 से ज्यादा है, जो उसे एक लिविंग फोर्ट्रेस बनाती है। एक इविल ग्रिन के साथ वह हेल्प के बदले एक क्विक डेथ का प्रॉमिस करता है। क्राउड टेरिफाइड है, यह जानते हुए कि उस लेवल पर कोई भी ऐसी डिफेंस नहीं तोड़ ढह सकता। लेकिन इत्सुकी सिचुएशन को एनालाइज करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा माना कंज्यूम करती है। युगे इसे बकवास कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस बंदे के इंट्यूशन से हैरान है। एनालिसिस 100% होने पर इत्सुकी डिक्लेयर करता है कि वह इसे अब खत्म करने वाला है। उसका पार्टनर उस ऑरा को पहचान लेता है, ये कहते हुए कि ब्लू लोटस फ्लावर और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
क्राउड उस जायंट लोटस को देखकर दंग है। ये नहीं समझ पा रही कि यह ऊगा को कैसे हराएगा, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और उसने पियर्सिंग स्फीयर स्किल एक्वायर कर ली है। और इत्सुकी नोटिस करता है कि यह एबिलिटी डिफेंस को इग्नोर करती है और चूंकि टारगेट स्टेशनरी है इसलिए टाइमिंग परफेक्ट है। अपनी चमकती आंखों के साथ वह उस एब्सोल्यूट डिफेंस को टुकड़ों में बिखेरने का प्रॉमिस करता है। स्किल एक्वायर करते ही उसके सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़े जाते हैं, जो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उस ब्लू ऑरा के बीच प्रोटैगनिस्ट अपनी पाम में डार्क एनर्जी का एक स्फीयर बनाता है। फिर वह स्फीयर का एम लेता है और एनिमी को अटैक डॉज करने का चैलेंज देता है। क्राउड वंडर करती है कि क्या एक लेवल 0 उस डिफेंस को तोड़ दा सकता है, लेकिन उन्हें उस पर फेथ है। वह छोटा डार्क स्फीयर तेजी से ग्लो करता है, जिसके अंदर एक अनइमेजिनेबल पावर कॉन्सेंट्रेट होती है। धीरे धीरे वह अटैक उगा की तरफ तैरता है, जो शांत खड़िद्धा इम्पैक्ट का वेट कर रहा है। ये देखकर ऑडियंस निराश हो जाती है, ये सोचते हुए कि ये सिर्फ एक वीक छोटी सी बॉल है। उगा मजाक उड़ाता है, ये सोचते हुए कि उसे इससे हराने की कोशिश करना बहुत नाइव है। वह बेधड़क खड़िधा रहता है। जैसे ही स्फीयर करीब आता है, वह ब्रूट वॉर्न करता है कि अगर यही उसका ट्रम्प कार्ड है तो उसकी मौत बहुत पैथेटिक होगी। लेकिन जैसे ही स्फीयर उसे टच करता है, वह बिना किसी एफर्ट के उसकी मेटल स्किन को चीर देता है। उसकी बॉडी से खून का फव्वारा फूटता है और वह दर्द में चिल्लाता है। उस बंदे के जमीन पर गिरने के बाद इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसने उसके आर्म का एम लिया था क्योंकि उसने डॉज नहीं किया। फिर वह हेंचमैन की तरफ मुद्द धता है और उनसे घूरना बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। एक कोल्ड स्टेयर के साथ प्रोटैगनिस्ट बस उन सबको दफा हो जाने के लिए कहता है। डरे हुए वे आदमी अपने बॉस को उठाते हैं और बिना पीछे मुद्दे वहां से भाग जाते हैं। रुकी की इस प्रभावशाली जीत पर क्राउड झूम उठती है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर 2 गाइज इत्सुकी के पास आते हैं और उसे अपने साथ एक टीम बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। वे उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि इस स्टेज के मॉन्स्टर्स को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इत्सुकी को यह परफेक्ट लगता है क्योंकि इससे उसके नए स्फीयर की स्पीड बढ़ सकती है। फिर वे उस बंदे पर प्रेशर डालते हैं, उससे फाइनली डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि वह क्या करने वाला है। एक सीरियस लुक के साथ वह बस अनाउंस करता है कि वह डंजन में अकेले एंटर करेगा। आसपास के लोग शॉक में हैं, ये सोचते हुए कि जीत उसके सिर चरच गई है। उसका इनकार देखकर वे दोनों हार मान लेते हैं और कहते हैं कि वे साथ खेलने के लिए कोई और टीम ढूंढ लेंगे। उसका पार्टनर उससे मोनोलिथ के बारे में सवाल करती है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि वह ठीक रहेगा। वह फ्लस्टर्ड हो जाती है, कहती है कि उसे कोई चिंता नहीं है, बस वह ब्लेम अपने सिर नहीं लेना चाहती। उसके जाने से पहले वह वार्न करती है कि मॉन्स्टर्स पैक्स में घूमते हैं, इसलिए केयरफुल रहना। फिर वह पैनल पर अपना हाथ रखता है और स्टेज में उसकी एंट्री आखिरकार अप्रूव हो जाती है। अंदर उसे रियलाइज होता है कि एनिमीज की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वे स्टोन बीस्ट्स काफी हाई लेवल्स और स्टैट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। एक मॉन्स्टर को एनालाइज करने के बाद वह कंफर्म करता है कि इसकी डिफेंस काफी हाई है। इसके साथ वह एनिमीज पर अपनी पियर्सिंग स्फीयर की पैसिव कंडीशन को टेस्ट करने का फैसला करता है। स्फीयर एक्टिवेट होता है, अटैक के लिए तैयार एक डार्क पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए। वह डार्क स्फीयर फायर करता है जो सीधे स्टोन मॉन्स्टर की तरफ जाता है। वह अटैक बिना किसी मेहनत के क्रीचर को चीर देता है और उसे एक ही ब्लो में हरा देता है। इसके साथ ही स्फीयर की स्पीड डबल हो जाती है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे प्रोटैगनिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद कई और स्टोन मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं और उसे पूरी तरह सराउंड कर लेते हैं। वह उन्हें परफेक्ट टारगेट्स मानता है क्योंकि वे स्लो हैं और अपनी स्किल को लेवल अप करने के लिए आइडियल हैं। डबल्ड स्पीड का यूज करते हुए वह 2 और को ढेर कर देता है और उसके स्फीयर की पावर फिर से बेरस जाती है। वह मलबे के ढेर पर चरस जाता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका माना लगभग खत्म हो गया है और अधिक एनिमीज को करीब आते देखकर वह चिंता करता है क्योंकि बॉस अभी तक नहीं आया है। बिना टाइम वेस्ट किए वह डिसाइड करता है कि उसे एक ही शॉट में 2 मॉन्स्टर्स को हराना होगा। इत्सुकी फिर स्फीयर को जमीन पर फेंकता है, उन दोनों एनिमीज को लुभाने के लिए एक डिकॉय बनाता है। सही मोमेंट पर वह वहां से छलांग लगा देता है और उनके उसके ट्रैप में गिरने पर चिल्लाता है। एक फियर्स लुक के साथ वह चिल्लाता है कि वह अपना तैयार किया हुआ फाइनल ब्लो अनलीश करने वाला है। स्फीयर ऊपर की ओर जाता है, दोनों बीस्ट्स को चीरते हुए और अपनी स्पीड को एक बार फिर बढ़ाते हुए एग्जॉस्टेड होकर वह जमीन पर गिर जाता है, यह विश करते हुए कि उसके पास अपनी एनर्जी रिकवर करने की कोई स्किल होती। स्क्रीन की तरफ देखते हुए वह देखता है कि स्फीयर अब किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए काफी फास्ट है। सिस्टम स्क्रीन दिखाती है कि उसके स्फीयर ने मैक्सिमम फ्लाइट स्पीड बफ हासिल कर लिया है। लेकिन अचानक स्काई से एक जायंट स्टोन फिस्ट नीचे आता है जो इत्सुकी को सरप्राइज कर देता है। वह ब्लो एब्सर्ड फोर्स के साथ जमीन पर लगता है, जिससे पत्थरों का एक छोटा एक्सप्लोजन होता है। शैडोज में से आखिरकार स्टेज बॉस दिखाई देता है, एक लेवल 15 स्टोन मैन। मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बढ़ेदा पाकर वह अपनी एजिलिटी बढ़ाने के लिए थंडर वेव एक्टिवेट करता है। वह बीस्ट की बॉडी पर दौड़ देता है। उसे शक होता है कि क्या उसका स्फीयर इतनी बेडिडेड ही चीज को ढेर कर पाएगा। फिर वह हेड का एम लेने के बारे में सोचता है क्योंकि शायद वही उस जायंट का इकलौता वीक स्पॉट हो। मॉन्स्टर की गार्ड में एक ओपनिंग देखते हुए वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपना स्फीयर फायर करता है, लेकिन स्फीयर बहुत छोटा था और उसने जायंट मॉन्स्टर को पर्याप्त डैमेज नहीं पहुंचाया। उसके हवा में होने का फायदा उठाते हुए
हुए गोलम उसे कुचलने के लिए एक वायलेंट स्लैप के साथ पलटवार करता है। इत्सुकी पैनिक कर जाता है क्योंकि वह मिड एयर में अटैक को डॉज नहीं कर सकता। कोई और रास्ता न होने पर वह उस फेटल ब्लो को ब्लॉक करने के लिए अपनी ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह उसकी डिफेंस को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। उसे पत्थरों की तरफ फेंक दिया जाता है। वह मान लेता है कि वह ब्रूट जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी कॉपी स्किल मॉन्स्टर की एबिलिटी को डिटेक्ट कर लेती है और उसका एनालिसिस शुरू कर देती है। घायल होने के बावजूद इत्सुकी मुस्कुराता है, यह रियलाइज करते हुए कि मॉन्स्टर ने जायंट बनने के लिए एक स्किल का यूज किया था। सीन एक मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है जहां एक सर्वेंट को कॉल आता है और वह न्यूज सुनकर शॉक हो जाता है। एक कोल्ड गेज के साथ रे किनोआ उससे कहता है कि उसके सामने हंगामा न करे। वह आदमी माफी मांगता है और उसका बॉस पूछता है कि यह सारा शोर शराबा किस बारे में है। वह फिर एक्सप्लेन करता है कि किसी ने रॉयल फैंग को हरा दिया है और ट्रेनिंग एरिया में घुस गया है। फ्यूरियस होकर राय मेज पर अपना मुक्का मारता है, ये वंडर करते हुए कि क्या वह लेवल 30 से ऊपर का कोई अवेकेंट था। लेकिन उसका सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोग बिजी हैं और वहां सिर्फ रुकीज थे। उसे एक लेवल 10 के जीतने की बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन राय उसे आगे इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। राय कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डंजन में थोड़ा समय लगता है, जिससे उन्हें वहां पहुंचने का टाइम मिल जाएगा। एक डेडली ग्लेयर के साथ वह चिल्लाता है कि वे अभी वहां जा रहे हैं, अब और कोई एक्सक्यूजेस नहीं। वह आदमी ऑर्डर से टेरिफाइड है और तुरंत मान जाता है। डर के मारे उसे ठंडा पसीना आ रहा है। खड़िड़दे होते हुए राय कसम खाता है कि वह उन्हें किनोशिता फैमिली के बीच में आने के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। फाइट में वापस एनालिसिस फिनिश होता है और इत्सुकी सेलिब्रेट करता है कि अब उसे और भागना नहीं देगा। तभी जायंट गोलम के फोरहेड पर एक ब्राइट ब्लू लोटस सिंबल दिखाई देता है। सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि जायंटिफिकेशन स्किल का एनालिसिस सक्सेस रहा। उसे रियलाइज होता है कि उसका पियर्सिंग स्फीयर लेवल 2 पर पहुंच गया है, जिससे उसे एक नया इफेक्ट मिला है। पैसिव स्पीड इफेक्ट डबल हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वह इसका साइज एडजस्ट कर सकता था। एक्साइटेड होकर वह इसे तुरंत टेस्ट करने का फैसला करता है और सिस्टम उसे पूरी तरह हील भी कर देता है। इसके साथ उसके सभी स्टैट्स 20 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, जो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर वह अपनी पूरी माना का यूज करके एक सबसे बेडिडा पियर्सिंग स्फीयर बनाता है जिसे वह मैनेज कर सकता था। वह जायंट स्फीयर फिर अब्सर्ड पावर के साथ एक मैसिव एनर्जी बीम फायर करता है। वह अटैक गोलम की बॉडी को ऊपर से नीचे तक चीर देता है, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए। अपनी माना खत्म होने पर वह एक हल्की स्माइल देता है, ये सोचते हुए कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। सिस्टम उसकी विक्ट्री कंफर्म करता है और उसके स्फीयर की स्पीड और 200% बढ़ जाती है। वह कैलकुलेट करता है कि 2 और राउंड्स में उसका अटैक एक कार जितना फास्ट होगा। कारमा स्टोन को हाथ में लेते हुए उसे रियलाइज होता है कि पैसिव इफेक्ट्स कहीं ज्यादा यूजफुल हैं। फिर उसे याद आता है कि लोटस बर्स्ट उसकी स्किल्स की रेंज को भी बढ़ा देता है। हमें बताया जाता है कि स्किल की पैसिव एबिलिटी हर हारने वाले एनिमी के साथ उसकी रेंज बढ़ाती है। इसके साथ वह कल्पना करता है कि एक दिन वह मीलों दूर के टारगेट्स को हिट कर पाएगा। बाहर बिग स्क्रीन उसकी सक्सेस अनाउंस करती है, रिकॉर्ड को 3 मिनट से तोड़ रहते हुए। क्राउड शॉक में है क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर काजुनारी का टाइम बीट कर दिया जो देख रहा था। जब वह बाहर आता है तो सबको यह अजीब लगता है क्योंकि वह अभी भी लेवल 0 था और उस पर एक भी स्क्रैच नहीं था। उसकी पार्टनर मुस्कुराती है, ये देखकर इम्प्रेस्ड कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दे दिया और फिर से बिना किसी चोट के बाहर आ गया। वह कमेंट करती है कि वह सच में फास्ट था और इत्सुकी जवाब देता है कि मॉन्स्टर वीक था। फिर वह उसके हाथ पर एक चमकती हुई बटरफ्लाई नोटिस करता है और पूछता है कि वह क्या है। गर्ल रिवील करती है कि उसकी क्लास एक शिगामी यूजर है और वह उसका क्रिएचर था। इत्सुकी हैरान है, कहता है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है और यह ब्यूटीफुल है। वह क्लासेस के बारे में पूछने का मौका लेता है, जिससे उसकी पार्टनर सरप्राइज हो जाती है। गर्ल एक्सप्लेन करती है कि क्लासेस 4 टाइप्स में बंटी हुई हैं और वह पहले ही 3 देख चुका है। पहली एलिमेंटलिस्ट है, जो सबसे कॉमन क्लास है जिसकी बेसिक कॉम्बैट पावर सबसे हाई होती है। वह याद दिलाती है कि उसके एक क्लासमेट ने लाइटनिंग एलिमेंट का यूज किया था और वह ब्रूट आगा भी इसी टाइप का था, इसलिए उसने मेटल का यूज किया। इसके बाद वह दूसरी क्लास शिकिगामी यूजर्स को इंट्रोड्यूस करती है, जो बीस्ट्स को समन करते हैं। वह खुद को एजिया इजुमी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जो अपनी जेड बटरफ्लाई के साथ एक शिकिगामी यूजर है। एक स्माइल के साथ वह पूछती है कि क्या उसे अब तक के एक्सप्लेनेशन के बारे में कोई सवाल है, लेकिन इत्सुकी पूछता है कि उसका लेवल उसकी बटरफ्लाई से कम क्यों है। सवाल उसे शॉक कर देता है, उसे उस बंदे की नासमझी पर यकीन नहीं होता। फिर वह शांत होती है और एक्सप्लेन करती है कि शिकिगामी भी एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और लेवल अप होते हैं। एक डार्क लुक के साथ इत्सुकी रियलाइज करता है कि उसे बस मास्टर को हराने पर फोकस करना है। एगा को एक कपकपी महसूस होती है, वह उससे फिर से लीक होने वाले सिनिस्टर ऑरा से डर जाती है। वह उन दूसरी क्लासेस के बारे में पूछकर टेंशन तोड़ रहता है जिनका उसने उल्लेख नहीं किया था। गर्ल सोच में पड़ी के जाती है, कहती है कि तीसरी क्लास सबसे मिस्टीरियस है। फिर वह रिवील करती है कि उसकी क्लास दी ऑर्डर ब्रेकर ठीक वही एक। एज एक्सप्लेन करती है कि उसकी क्लास लोटस फ्लावर जैसी अपनी यूनिक एबिलिटीज की वजह से एक मिस्ट्री है। हमें बताया जाता है कि दूसरे अपनी बॉडी साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं या यहाँ तक कि इन्फिनिट क्लोन्स भी बना सकते हैं। नॉर्मल स्किल्स C से S रैंक तक होती हैं, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स के पास Z रैंक स्किल्स होती हैं। वह कहती है कि इसीलिए उसके फादर ने उसे डांटा था क्योंकि उनकी स्किल्स का सीक्रेट ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन वह उसे एक एक्सेप्शन मानती है क्योंकि वह कम से कम 3 एलिमेंटलिस्ट स्किल्स का यूज करता है। इत्सुकी चिंता में पड़ जाता है, ये सोचते हुए कि अगर उसके मास्टर को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में पता चला तो वह सीरियस ट्रबल में पड़ जाएगा।
जाएगा। वह फिर आखिरी क्लास के बारे में पूछता है, लेकिन वह इसे लेकर सीक्रेटिव है। एक स्माइल के साथ वह कहती है कि वह उसे तभी बताएगी जब वह किसी यूजर से पर्सनली मिलेगा। बंदा मान जाता है और वह उसे यह बताने का मौका लेती है कि जिस स्टूडेंट को उसने बचाया था वह अब ठीक है। वह फिर उसके प्लान्स के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वह और फार्म करने के लिए स्टेज को रिपीट करना चाहता है, लेकिन वह उसे इन्फॉर्म करती है कि स्टेज का एक कूल डाउन होता है और वह 2 डेज में ही दोबारा खुलेगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह पूछता है कि क्या उसके लिए कोई और स्टेज है जहां मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो। एक मिस्चीवस लुक के साथ वह कहती है कि वह जानती है कि अभी उसके जाने के लिए परफेक्ट जगह कौन सी है। वो उसे लोकस्ट डेजर्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है, एक ऐसी जगह जहां मॉन्स्टर्स की संख्या एब्सर्ड है। वो उससे AOE एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल न होने के बारे में सवाल करती है, लेकिन वह स्पॉट पर ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रुप चिंता में पार जाता है, लेकिन इत्सुकी कहता है कि वह बिना AOE स्किल के भी फाइन रहेगा। वे उस बंदे की करेज देखकर शॉक में हैं, लेकिन किसी भी ट्रबल से बचने के लिए वहां से निकलने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद राय उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसे पूछताछ करने के लिए कोई नहीं मिलता। उसका सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि टारगेट पहले ही जा चुका है और राय उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका प्लान फेल हो गया और वह बेवकूफ बनाए जाने पर बहुत फ्यूरियस है। बदला लेने के लिए डिटरमिन्ड होकर वह अपने सर्वेंट को उस बंदे का पता लगाने के लिए एक ट्रैकर को बुलाने का ऑर्डर देता है। डेडली हेटेड के साथ वह कसम खाता है कि वह उसे जिंदा पकड़े रहेगा ताकि उसे बहुत ज्यादा सफर करवा सके। इसी बीच एक घायल आदमी एक गली में छुपा हुआ है। वह उस मिशन को एक्सेप्ट करने पर पछतावा कर रहा है और बाल बाल बचने को सेलिब्रेट करता है, ये कहते हुए कि अगर वह फास्ट नहीं होता तो मर जाता। यह सोचकर कि वह सेफ है वह रिलैक्स करता है, लेकिन अंधेरे से आई एक गुर्राहट उसे चौंका देती है। रेड आइज वाला एक जायंट वुल्फ उसकी तरफ छलांग लगाता है, उसे निगलने के लिए तैयार। वह बीस्ट उसे बिना किसी मर्सी के काट लेता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके पास बचने का कोई चांस नहीं बचता। एक मिस्टीरियस मैन अपीयर होता है और वुल्फ से शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है। कंफ्यूज होकर वह बंदा पूछता है कि उन्होंने उसे उस एली में कैसे ढूंढा। हैट वाला मैन बस जवाब देता है कि उसके वुल्फ की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। वह खुद को चार्ल्स द वुल्फ डॉग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह मौत की गंध सेंट ऑफ डेथ सूंघ सकता है। डेस्परेट होकर वह आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, इस तरह न मारे जाने की प्लीडिंग करता है, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है, ये कहते हुए कि किनोशिता नाराज होगा और उसका वुल्फ भूखा था। एक मेलिशियस लुक के साथ वह फिर अपने वुल्फ को ऑर्डर देता है, मील टाइम। वह क्रीचर आगे झपटता है, उसके विशाल फैंग्स अपने विक्टिम को निगलने के लिए तैयार है। मील के बाद एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जो दिखाती है कि वह आखिरकार लेवल अप हो गया है। फिर वह अपना फोन निकालता है और किसी को बताता है कि वहां का जॉब पूरा हो गया है। चार्ल्स यह सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि ऊगा घायल था और कहता है कि वह रास्ते में है। एक स्माइल के साथ वह अपने वुल्फ को बताता है कि उनके लिए एक नया प्रे आ गया है। वह लोकस्ट डेजर्ट नाम की एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, ये वंडर करते हुए कि क्या यही वह जगह है। वह गेहूं के खेतों को देखता है और सवाल करता है कि क्या सच में यहाँ इतने सारे लोकस्ट हैं। उसकी कंपेनियन फिर एक्सप्लेन करती है कि डिजास्टर बीस्ट्स अपनी पसंद का एनवायरनमेंट चुनते हैं इन्वेड करने के लिए। वह मेंशन करती है कि यहाँ सिग्नल तक नहीं है क्योंकि इस जगह का डेंजर लेवल बहुत हाई है। इत्सुकी कंफ्यूज्ड क्योंकि लेवल कम है, लेकिन वह एक्सप्लेन करती है कि असली प्रॉब्लम वह नहीं है। पता चलता है कि इस जगह के बीस्ट्स बहुत अग्रेसिव हैं और उनकी संख्या एब्सर्डली हाई है। वह उसे वार्न करती है कि अगर उसने अपनी गार्ड जरा भी डाउन की तो वह पूरी तरह सराउंड हो जाएगा और आखिर में उसे जिंदा खा लिया जाएगा जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ न बचे। लेकिन इत्सुकी मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि ये बहुत बढ़िया है कि उसके पास लड्डत देने के लिए इतने सारे बीस्ट्स हैं। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वह कहता है कि वह कीड़ों द्वारा खाए जाकर मरने जितना डेस्परेट नहीं। उसका एटीट्यूड देखकर वह उसे पोर्टल में एंटर करते हुए देखती है, यह मानते हुए कि वह फाइन रहेगा। वह मन ही मन सोचती है कि वह अपनी मर्जी से अंदर गया है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी थी। लेकिन अचानक वह पैनिक कर जाती है, ये रियलाइज करते हुए कि वह उसे वार्न करना भूल गई कि वे कभी आना बंद नहीं करते। वरीड होकर वह डिसाइड करती है कि उसे अंदर जाकर हमारे प्रोटोगोनिस्ट को बताना होगा। लेकिन जैसे ही वह जाने की कोशिश करती है, 2 मिस्टीरियस फिगर्स अपीयर होते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। एक मिस्टीरियस मैन एक सिनिस्टर लुक के साथ आता है, कहता है कि वह यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। सीन चेंज होता है और हम इत्सुकी को पहले से ही डिजर्ट के अंदर देखते हैं, जो उस जगह को काफी अबैंडन्ड पाता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह तालियां बजाता है और उन पेस्ट्स को जागने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वह उन्हें खत्म करने आया है। उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स वीक है, लेकिन उसकी स्किल लोटस बर्स्ट यूज करने के लिए परफेक्ट है। उसका एनालिसिस दिखाता है कि वे बस मैलिग्नेंट लोकस्ट्स हैं जिनका लेवल 1 और 2 जैसा रिडिकुलसली लो है। अचानक आई में किड्डों का एक जाइगेंटिक स्वॉर्म दिखता है जो सीधे उसकी तरफ बरछ रहा है, लेकिन वह सोचता है कि यह ग्रेट है और अपने हाथों के बीच प्योर एनर्जी का एक लोटस फ्लावर बनाता है। उसका प्लान किड्डों के इकट्ठा होने का वेट करना है ताकि वह उन सबको एक साथ क्रश कर सके। जैसे ही स्वार्म उसे घेर लेता है, वह चिल्लाता है नाउ और अपनी सारी एक्यूमुलेटेड पावर रिलीज कर देता है। इसके साथ लोटस बर्स्ट एक्टिवेट हो जाता है जो एक ऐसी लाइट क्रिएट करता है जो आसपास की हर चीज को तबाह कर देती है। कई नोटिफिकेशंस पॉप अप होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि हर हराए गए लोकस्ट के साथ उसकी स्किल रेंज बेरहच रही। वह तबाही के बीच खड़ीदिदा होकर अपने मैसिव अटैक का
रिजल्ट देखता है। ये एक्सप्लेन किया गया है कि स्किल का एक पैसिव इफेक्ट है जो हर किल के साथ उसकी रेंज इंप्रूव करता है। एक 110% बोनस देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसने एक साथ 110 मॉन्स्टर्स को हरा दिया। एक स्माइल के साथ वह कैलकुलेट करता है कि वह इस मूव को 10 बार और यूज कर सकता है। 1000% इंक्रीज का प्लान बनाते हुए वह सोचता है कि अगर इस स्किल का कोई कूल डाउन नहीं होता तो चीजें बहुत स्मूदर होती, लेकिन तभी उसे यह अजीब लगता है कि सक्सेस मैसेज अपीयर नहीं हुआ और उसे शक होने लगता है। तभी एक स्क्रीन अपीयर होती है जो अनाउंस करती है कि मदर्सविल नाम की एक सी रैंक स्किल एक्टिवेट हो गई है। इत्सुकी हैरान होकर मुद्दता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके अटैक के बाद भी सर्वाइवर्स बाकी थे। अचानक और भी जायंट लोकस्ट्स जमीन से निकलते हैं, उसे हर तरफ से सराउंड करते हुए। उनमें से एक उस पर अटैक करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी गार्ड डाउन कर दी थी, ये सोचते हुए कि वहां कोई बॉस नहीं था। प्रॉब्लम अब ये थी कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि बॉस कहां है, जिससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वह फिर डिसाइड करता है कि वह उन सभी छोटे वालों को हरा देगा ताकि बॉस को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। इसके साथ वह फिर से बर्स्ट यूज करता है, जिससे बढ़ी हुई रेंज के कई नोटिफिकेशंस मिलते हैं। उसका बोनस 220% तक पहुंच जाता है, जिससे स्किल की रेंज इनॉर्मस हो जाती है। सिस्टम विंडो दिखाती है कि अटैक का डायमीटर अब 16 मीटर है। एक 110 और मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी बॉस अभी तक नहीं दिखता। सीन जमीन के नीचे शिफ्ट होता है जहां एक नेस्ट रिवील होता है जिसमें अंडों से और मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे थे। इत्सुकी उन लोकस्ट्स को फिर से जमीन से निकलते हुए देखता है। जैसे जैसे उसका बॉस एनालिसिस प्रोग्रेस करता है, वह अपना माना चेक करता है और चिंतित हो जाता है क्योंकि वह बर्स्ट को सिर्फ 9 बार और यूज कर सकता है। डिटरमाइंड होकर इत्सुकी अपनी फायर तैयार करता है, ये कहते हुए कि चाहे कितने भी अपीयर हो वह उन सबको फिनिश कर देगा। फिर वह अपना मुक्का भींचता है, चिल्लाते हुए कि वह उन सबको एक साथ मैप से मिटा देगा। एक बर्स्ट के साथ वह कई को डिस्ट्रॉय कर देता है और नोटिफिकेशंस उसकी स्किल रेंज में इंक्रीज दिखाते हैं। फिर वह सीक्वेंस में अटैक फायर करता है, एरिया को जल्दी क्लियर करने के लिए मल्टीपल बर्स्ट्स अनलीश करता है। सिस्टम दिखाता है कि उसका रेंज बोनस 990% तक पहुंच गया है, लेकिन इस एफर्ट का असर उस पर पिडेजता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पास सिर्फ एक और बर्स्ट के लिए पर्याप्त माना है। उसकी निराशा के बीच एक और एंडलेस स्वॉर्म अपीयर होता है, जिससे वह सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वह सोचता है कि बॉस बाहर नहीं आ रहा है और बाद में फिर से ट्राई करने के लिए पीछे हटने के बारे में सोचता है, लेकिन वह तुरंत इस आइडिया को खारिज कर देता है, ये सोचते हुए कि यह किसी लूजर का काम है। एक डिटरमाइंड गेज के साथ वह लद्दे देने के लिए तैयार होता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि वह सभी बीस्ट्स को हरा देगा। इसके साथ वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक आखिरी पावरफुल लोटस बर्स्ट अनलीश करता है। एग्जॉस्टेड और अपने घुटनों पर वह पावरलेस महसूस करता है, ये मानते हुए कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन वह ये देखकर शॉक में है कि लोकस्ट्स अभी भी वहां हैं और उनकी संख्या कम तक नहीं हुई है। अचानक उसके दिमाग में एक लाइट जलती है जब उसे रियलाइज होता है कि सभी मॉन्स्टर्स लेवल 1 है। एनालिसिस फिनिश होता है जो लोकस्ट क्वीन और उसकी इन्फिनिटली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को रिवील करता है। वह समझ जाता है कि बॉस को मारे बिना लड़ देना पॉइंटलेस है क्योंकि मॉन्स्टर्स बस मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तभी एनालिसिस लगभग पूरा हो जाता है और एनर्जी का एक स्फीयर बिखर जाता है प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए। इसके साथ वह माना डिटेक्शन हासिल कर लेता है जो एनिमीज को ढूंढता है और उसकी एनर्जी को भी रिस्टोर करता है। वह मुस्कुराता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस ट्रिकी स्टेज के लिए ये परफेक्ट स्किल है। लेकिन उसे याद आता है कि एजिया वेट कर रही है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि इसे जल्दी खत्म करना ही बेहतर है। नई स्किल सब कुछ रिस्टोर कर देती है, उसके वुंड्स को हील करती है और उसके सभी पावर स्टैट्स को बूस्ट करती है। पूरी तरह रिकवर्ड होकर वह एरिया के ट्रू बॉस को आखिरकार लोकेट करने के लिए डिटेक्शन एक्टिवेट करता है। ब्लू एनर्जी वेव्स फिर पूरे फील्ड में फैल जाती हैं, माना के किसी भी साइन को ढूंढते हुए। एनर्जी पल्स एक लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिससे जमीन के नीचे छुपी लोकस्ट क्वीन रिवील होती है। उसकी आंखें पावर से चमकती हैं और वह एक स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। वह फिर डार्क एनर्जी का एक स्फीयर तैयार करता है, उसका एम सीधे क्वीन पर लगाते हुए। क्वीन अपने बच्चों को एक शील्ड की तरह यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखता है कि उसकी टैक्टिक बेकार है। वह चिल्लाता है कि यह काम नहीं करेगा और एनर्जी का एक ऐसा लोटस लॉन्च करता है जो उस तक पहुंच जाएगा। सिस्टम कंफर्म करता है कि अटैक की रेंज 120 मीटर है, जो टारगेट को हिट करने के लिए काफी है। अटैक सीधे निशाने पर लगता है, क्वीन को चीरते हुए और खतरे को एक ही बार में खत्म करते हुए। लाइटनिंग से ढका हुआ और अपनी आर्मर एक्टिवेट करके वह क्वीन को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह एनिमी का करीब से सामना करता है और डिक्लेयर करता है चेकमेट। एक स्विफ्ट मूव में वह एक फेटल और ब्रूटल स्ट्राइक के साथ क्वीन के कैरापेस को चीर देता है। लीडर की मौत के साथ वह देखता है कि लोकस्ट स्वॉर्म पूरी तरह केओस में पिडियज गया है। एक जलते हुए हाथ के साथ वह बाकी किड्डों से कहता है कि वह उन्हें उनकी मदर के पास भेज रहा है। सिस्टम स्क्रीन दिखाती है कि उसकी स्किल्स की रेंज अब 1200% से ज्यादा है। वह रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। वह इस इफेक्ट को और भी बढ़ाने के लिए वापस आने की प्लानिंग पहले से ही कर रहा है। जैसे ही वह पोर्टल से बाहर निकलता
करता है वह देखता है कि इसमें 17 मिनट्स लगे और वह एजा के वेट करने को लेकर चिंता करता है। वह सोचता है कि वह शायद राहत महसूस करने के बावजूद कोल्ड एक्ट करेगी कि वह वापस आ गया है, लेकिन उसे उसका क्यूट तरीके से एक्ट करना पसंद आता है और वह उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है कि वह वापस आ गया है और सब कुछ फाइन है। लेकिन अचानक उसकी आंख में एक ऐसी फ्यूरी चमकती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह एजा को घायल पाता है और मिस्टीरियस मैन पूछता है कि क्या वही वह है जिसे राय ढूंढ रहा था। विलन एक्सप्लेन करता है कि उसने उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के बावजूद उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। रेज से भरा हुआ इत्सुकी उससे एजिया को छोड़ धने के लिए कहता है और उसे बस एक पिटाई देने की धमकी देता है, लेकिन वह मैन हंसता है। लेवल 0 रुकी से कहता है कि कॉकी न बने। पलक झपकते ही इत्सुकी लाइटनिंग से ढका हुआ आगे बढ़ता है, उसे मिटा देने के लिए तैयार। विलन उसकी स्पीड से शॉक में है। उसे महसूस होता है कि मौत उसके करीब आ रही है, लेकिन कहीं से एक जायंट डीमन डॉग अपीयर होता है और अपने सिर से उस ब्लो को ब्लॉक कर देता है। इत्सुकी रियलाइज करता है कि वह डॉग एक शिकिगामी है जो उस बंदे को उस पावर का यूजर बनाता है। वह मैन उसकी स्पीड एनालाइज करता है, अब समझ रहा है कि ऊगा फाइट क्यों हार गया। एक स्मर्क के साथ वह कहता है कि उसके पास डॉग और हॉस्टेज दोनों हैं और लद्की की गर्दन पर अपनी ग्रिप और टाइट कर लेता है। इत्सुकी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका नेम चिल्लाता है, जिससे मॉन्स्टर के अटैक के लिए परफेक्ट ओपनिंग बन जाती है। डॉग फिर अपना मुंह खोलता है, प्रोटैगनिस्ट के आर्म को एक ही बाइट में उखाड़ने के लिए तैयार। विलन मजाक उड़ाते हुए कहता है सबसे अच्छा यही हो सकता है कि वह सिर्फ एक हाथ खोए। अचानक वह मैन शॉक में है, अपनी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। अपने दूसरे हाथ से इट्सकी एनर्जी का एक स्फीयर सीधे उस डिमोनिक क्रीचर के मुंह में ठूंस देता है। एनर्जी अंदर से एक्सप्लोड होती है, जिससे डॉग का सिर तबाह हो जाता है और वह तुरंत मर जाता है। इट्सकी एनिमी को एनालाइज करता है, यह जानते हुए कि शिकिगामी के बिना यूजर पूरी तरह डिफेंसलेस है। विलन मजाक उड़ाता है, वंडर करता है कि क्या रुकी को यह नहीं पता कि क्रीचर को रेजरेक्ट किया जा सकता है। यह एक्सप्लेन किया गया है कि डॉग के पास एक रीबर्थ स्किल है जो वेटिंग टाइम को कम कर देती है। मॉन्स्टर खोडिदा होता है और वह मैन चिल्लाता है कि वह एक बार फिर उसके शिकिगामी का शिकार बने, लेकिन इत्सुकी अपनी डिटेक्शन एक्टिवेट करता है और एनर्जी की वेव्स बैटलफील्ड में फैल जाती हैं। वह रिवील करता है कि उसने अपनी डिटेक्शन ऑन छोड़ दी थी और वह सही चॉइस थी। एनालिसिस लगभग पूरा होने के साथ वह शक पैदा न करने के लिए ब्लू लोटस यूज करने से बचता है। विलन टेरिफाइड है क्योंकि उस बंदे के पास पावर, स्पीड और एक डिटेक्शन स्किल है। डेस्परेट होकर वह एजा की जान की धमकी देता है और उसे रेजिस्ट करना बंद करने के लिए चिल्लाता है। इत्सुकी बिना लोटस के एनालिसिस फिनिश करने का फैसला करता है और सिस्टम स्किल एक्विजिशन को कंफर्म करता है। यह रिवील होता है कि नई एबिलिटी शिकिगामी डिवॉरर उसे दुश्मन के क्रीचर्स को कंट्रोल करने की परमिशन देती है। उसे रियलाइज होता है कि वह क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे हीलिंग और स्टेटस बोनसेस नहीं मिले। रिकवरी इफेक्ट के बिना भी वह रेडी महसूस करता है क्योंकि वह पहले से ही फुल स्ट्रेंथ पर था। वह समझता है कि नई एबिलिटी दूसरे यूजर्स से शिकिगामी चुरा सकती है। इस नई पावर के साथ वह पासा पलटने की तैयारी करता है और लाइट का एक स्फीयर बनाता है। इत्सुकी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कि वह अभी उस डॉग को अपने लिए ले लेगा। फिर वह क्रिएचर पर एक ब्लो मारता है जो उसकी एनर्जी से घिरना शुरू हो जाता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वह शिकिगामी को उसके पुराने मास्टर की डायरेक्शन में बहुत दूर फेंक देता है। विलन अपने डॉग से फ्यूरियस है, चिल्लाते हुए कि वह बीस्ट पूरी तरह बेकार था। कोई और ऑप्शन न होने पर वह फिर से धमकी देता है, कहता है कि अगर उसने रिएक्ट किया तो वह एजिया की गर्दन तोड़ दहा देगा। लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद लद्दाकी उससे कहती है कि वह उसकी चिंता बिल्कुल न करे। सिचुएशन देखकर इत्सुकी अपने हाथ उठाता है और सरेंडर कर देता है। उस मैन से उसे टच न करने के लिए कहता है। वह मैन एक विक्टोरियस स्माइल देता है, कहता है कि अगर उसने बात मान ली होती तो उसे इतना सफर नहीं करना पड़ देता। इत्सुकी फिर पूछता है कि वे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ भी गलत करना याद नहीं है। विलन फिर रिवील करता है कि राई किनोशिता फ्यूरियस है क्योंकि उसने बिना परमिशन के डंजन में एंटर किया था। राई का नेम दोबारा सुनने पर वह डिसाइड करता है कि वह खुद ही चीजें सेटल करेगा, लेकिन विलन मजाक उड़ाते हुए वार्न करता है कि शिनिगामी बिना किसी मर्सी के उसकी टांगे उखाड़ देगा। वह फिर क्रीचर को ऑर्डर देता है, उसे उस बंदे की दोनों टांगे उखाड़ देने के लिए कहता है। हालांकि एक कोल्ड गेज के साथ इत्सुकी डॉग से कहता है कि वह खुद को उसकी सर्विस के लायक साबित करे। वह क्रीचर तुरंत मुद्दत जाता है और अपने पुराने मास्टर पर अटैक कर देता है, जो इस बेट्रायल से टेरिफाइड है। एक स्विफ्ट मूव में इत्सुकी एगेया को अपनी बाहों में उठा लेता है, उसे आने वाले खतरे से बचाते हुए। विलन पैनिक करता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि उसके अपने ही शिनिगामी ने उस पर अटैक क्यों किया। इत्सुकी फिर डॉग की तारीफ करता है, जो अब उसे अपने नए मास्टर के रूप में मानता है। नफरत के एक लुक के साथ वह कसम खाता है कि वह उसका सारा पेन 100 गुना करके लौटाएगा। वह आदमी डेस्परेट हो जाता है, भीख मांगते हुए कहता है कि वह रेई को एक ट्रैप में फंसा सकता है। इत्सुकी एक टेरिफाइंग लुक के साथ सहमत होता है, कहता है कि यह एक अच्छा प्रपोजल है। यह सोचकर कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है, विलन मुस्कुराता है और चिल्लाता है कि उसने उसे अपने ट्रैप में पकड़ी डीएच लिया है। वह फिर किसी तरह का अटैक क्रिस्टल फेंकता है, हमारे हीरो पर चिल्लाते हुए कि वह बस अब मर जाए। लेकिन इत्सुकी ठंडे अंदाज में जवाब देता है, कहता है कि वह राई को अकेले मारने के लिए काफी है। इसके साथ वह अपने नए डॉग को ऑर्डर देता है, उसे उस आदमी को सफर करवाने के लिए कहता है। वह आदमी माफी मांगता है, एक और चांस मांगते हुए कहता है कि वह एक स्लिप अप था। लेकिन क्रीचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने नए मास्टर का ऑर्डर पूरा
करने के लिए तैयार। पैनिक में वह डॉग को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वही उसका मास्टर था और उसने उसे सालों तक खिलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और क्रिएचर उसे बिना किसी मेसी के निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है। उस सीन की तरफ देखे बिना भी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे पूरे समय से देख रहा है। वह फिर पूछता है कि वह पर्सन कब तक छुपा रहेगा, उसे खुद को सामने लाने के लिए कहता है। सीन कट होता है और ये दिखता है कि उस स्ट्रक्चर के टॉप पर वाकई कोई था। एक मिस्टीरियस हुडेड गाय सामने आता है और कहता है कि उसने नोटिस किया कि इत्सुकी ने उसे देख लिया। इत्सुकी पूछता है कि क्या वह पहले वाले बंदे का दोस्त है, अभी भी एजिया को अपनी बाहों में पकड़े हुए। वह ब्लॉन्ड गाय पैनिक करता है, मना करते हुए हमारे हीरो से उसकी बात सुनने की प्लीडिंग करता है, लेकिन इत्सुकी कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और अपने नए डॉग को खाने के बाद उसके पीछे आने के लिए कहता है। वह यंग मैन डॉग को देखता है, ये सोचते हुए कि शायद ये आदमी उसकी सल्वेशन हो सकता है। वह फिर अपना परिचय आइबेरिया के रूप में देता है, फाइट की तारीफ करता है और इत्सुकी को एक फेमस गाय के रूप में पहचान लेता है। फिर वह हेल्प के बदले माना स्टोन्स या वेपन्स जैसा रिवॉर्ड ऑफर करता है। इत्सुकी बस उसे इग्नोर कर देता है, जिससे आइबेरिया कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसके मास्टर ने उसे क्या सिखाया था। एक फ्लैशबैक एक ब्लैक मैथ को दिखाते हुए एक्सप्लेन करता है कि रिवॉर्ड्स स्मार्ट और यूजफुल होने चाहिए। उसने कहा था कि सही चीज ये है कि जिसे बदला लेना हो उसे ब्लेड दो या घायल को मेडिसिन। इस मेमोरी के साथ आइबेरिया को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसे क्या करने की जरूरत है। वह भागता है और वार्न करता है कि एजिया मर जाएगी क्योंकि पास का हॉस्पिटल बहुत दूर है। एक स्माइल के साथ वह एक शाइनी हीलिंग आइटम दिखाता है, कहता है कि लकी उसके पास एक था। वह फिर चिल्लाता है कि वह उसे बचा सकता है, जिससे इत्सुकी आखिरकार रुक जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरानी में मुद्दता है, पूछता है कि क्या जो उसने कहा वह सच था। आइबेरिया वार्न करता है कि वह उसे अभी पूरी तरह हील नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जान बचा सकता है। वह फिर एजिया पर एक स्पेशल बैंडेज यूज करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। इत्सुकी कंफ्यूज्ड है और आइबेरिया सोचता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि वह अभी अभी अवेकन हुआ होगा। हमें बताया जाता है कि मॉडर्न वेपन्स बीस्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए ये टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पेशल इक्विपमेंट नॉर्मल से लेकर रेयरेस्ट तक अधिक 4 लेवल्स में बंटा हुआ है। नॉर्मल इक्विपमेंट एक कॉमन वेपन की तरह है, लेकिन वह असल में मॉन्स्टर्स को चोट पहुंचा सकता है। रेयर इक्विपमेंट यूजर के स्टैट्स जैसे एगिलिटी और मैना को थोड़ा बढ़ा देता है। इसी बीच एपिक इक्विपमेंट स्टैट्स बढ़ाता है और उसमें बहुत पावरफुल स्पेशल इफेक्ट्स भी होते हैं। और आखिरकार यूनिक इक्विपमेंट जो दुनिया के हर आर्टिसन का अल्टीमेट गोल है। आइबेरिया एक्सप्लेन करता है कि इसीलिए आर्टिसंस की सभी अवेकेंड बीइंग्स द्वारा इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। वह शेखी बघारता है कि उसका फादर कोई मामूली इंसान नहीं है क्योंकि उनके जैसे सिर्फ 10 ही हैं। बर्थडे गर्व के साथ वह रिवील करता है कि उन 10 यूनिक टूल्स में से 3 उसके पिता ने बनाए थे। वह बंदा बताता है कि उसके फादर को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का आर्टिजन किंग माना जाता है, लेकिन आइबेरिया गुस्सा हो जाता है, यह रियलाइज करते हुए कि इत्सुकी उसकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा था। इत्सुकी फिर जमीन से वह क्रॉसबो उठाता है, उस वेपन को पहचानते हुए जिसे चार्ल्स यूज कर रहा था। आइबेरिया शॉक में है कि उसे उसके फादर की परवाह तक नहीं थी, जबकि इत्सुकी क्रॉसबो की यूजफुलनेस के बारे में सोच रहा था। वह नोटिस करता है कि वेपन रेयर है लेकिन उसमें कोई एरोज नहीं है और आइबेरिया एक्सप्लेन करता है कि यह अपनी एम्यूनिशन खुद क्रिएट करता है। अचानक क्रॉसबो गायब हो जाता है और ब्लॉन्ड गाय कहता है कि टूल्स खुद को इन्वेंटरी में स्टोर कर लेते हैं। इत्सुकी उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि वह अब इस राय नाम के बंदे को ढूंढने जा रहा है। ब्लॉन्ड गाय को लगता है कि राय से पंगा लेना पागलपन है और इत्सुकी पूछता है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आइबेरिया रिवील करता है कि असल में उन दोनों का टारगेट हराने के लिए एक ही है। वह फिर उसे टूर्नामेंट के लिए टीम अप करने का इनवाइट देता है, जिसकी वह इत्तेफाक से पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था। इत्सुकी पूछता है और आइबेरिया एक्सप्लेन करता है कि टूर्नामेंट वहीं होता है। हमें बताया जाता है कि राय एडमिनिस्ट्रेटर का बेटा है, इसलिए अगर वह हार गया तो यह एक डिस्ग्रेस होगा। इसके साथ वह समझ जाता है कि वह बंदा डंजन्स को मोनोपोलाइज क्यों करता है, लेकिन उसे अभी भी हेल्प का रीजन समझ नहीं आता। पर आइबेरिया कहता है कि उसका इंस्टिंक्ट कहता है कि वह स्ट्रांग है, लेकिन इत्सुकी उसकी जल्दबाजी पर सवाल उठाता है। ब्लॉन्ड गाय सीरियस हो जाता है और एक्सप्लेन करने लगता है कि यह टूर्नामेंट उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वह हमेशा अपने फादर को एडमायर करता था, जो एक महान वेपन स्मिथ थे। उसका सबसे बड़ा सपना एक अवेकेंड बीइंग बनकर अपने फादर के इक्विपमेंट के साथ लद धना था, लेकिन अवेकन होने पर उसके फादर ने कहा कि यह बहुत जल्दी है क्योंकि सिर्फ सेवियर्स ही उन्हें यूज कर सकते हैं। वह एक्सप्लेन करता है कि बहुत विनती करने के बाद उसके फादर ने यह कंडीशन रखी कि उसे टूर्नामेंट पास करना होगा। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वह चिल्लाता है कि इसीलिए उसे प्रिलिमिनरीज जीतनी होंगी। इत्सुकी को यह अजीब लगता है क्योंकि एक फेमस फादर के होते हुए उसे एक लेवल 0 के साथ टीम अप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आइबेरिया कहता है कि उसके फादर ने उसे स्ट्रॉन्ग एलाइज पाने के लिए अपना नेम यूज करने से मना किया है। वह कंप्लेन करता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को रेई ने पहले ही खरीद लिया है और बाकी पहले ही टीम्स बना चुके हैं, लेकिन फिर उसने एक ऐसे बंदे के बारे में सुना जिसने किंग्स में से एक को हरा दिया और रिकॉर्ड तोड़ दह दिया। इत्सुकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वार्न करता है कि वह पहले एजा को हॉस्पिटल ले जाएगा। एक्साइटेड होकर आइबेरिया तुरंत कई टीम नेम्स सजेस्ट करने लगता है, जिससे इत्सुकी चिढ़ जाता है। उस मोमेंट पर उसे अपने फ्रेंड्स की याद आती है। वह वंडर करता है कि क्या वे भी टूर्नामेंट में एंटर हुए हैं। सीन चेंज होता है और हम ryuto को अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के बीच अचानक छींकते हुए देखते हैं। साया पूछती है कि क्या उसे कोल्ड है, लेकिन वह सोचता है कि पक्का इत्सुकी उसके बारे में बात कर रहा होगा। वह
चिंतित हो जाती है, ये सोचकर कि कितना समय बीत गया है और इत्सुकी का क्या हाल होगा। रयू तो नोटिस करता है और उसे टीज करता है, ये पूछते हुए कि वह उसके पीछे पहले क्यों नहीं गई। अनॉयड होकर वो वाटर व्हिप से अटैक करती है, लेकिन वह लास्ट सेकंड पर डॉज करने में कामयाब हो जाता है। वह कंप्लेन करता है कि ये एक चीप शॉट था, लेकिन वह कहती है कि अपनी गार्ड डाउन करने के लिए ये उसी की गलती है। उनके टीचर पहुंचते हैं, ये अनाउंस करते हुए कि प्रिलिमिनरीज परसों से शुरू हो रहे हैं और मजाक करने का टाइम नहीं है। वे दोनों लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और सिस्टम उन दोनों के स्टैट्स दिखाता है। इसी बीच कहीं और कोई एक्सपीरियंस स्टोन से भरा एक ब्रीफकेस उठाता है। राइकी किनोआ चिंतित है, उसे यह अजीब लगता है कि उसका हेंचमैन अभी तक लोकेशन पर नहीं पहुंचा है। गुस्से में वह पावर पाने के लिए उनमें से एक स्टोन को क्रश कर देता है, अपने बेकार सबऑर्डिनेट्स को ब्लेम करते हुए। वह फिर उनसे कहता है कि उस बंदे के बारे में भूल जाएं, क्योंकि टूर्नामेंट ही प्रायोरिटी है ताकि उसे पनिश न किया जाए। उसका सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने पहले ही 887 पार्टिसिपेंट्स को कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस कर लिया है। रिजल्ट से सेटिस्फाइड होकर राय कहता है कि सर्वेंट ही इकलौता है जिस पर वह सच में ट्रस्ट कर सकता है। इसके साथ वह आखिरी टूल स्टोन का यूज करता है और आखिरकार फिर से लेवल अप होने में कामयाब हो जाता है। अब लेवल 12 पर वह रेडी महसूस करता है, ये कहते हुए कि कॉमनर्स को कुचलने के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। इत्सुकी तेन्मा लद्दाई की बची हुई एनर्जी के बीच खड़ा है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस है। अपने ख्यालों में वह आगा को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए अपने सेंसे से माफी मांगता है। तभी इजुमी हेंतो पास आता है और पूछता है कि गिरे हुए एनिमी का क्या करना है, लेकिन इत्सुकी उसे एक फर्म लुक देता है, ये कहते हुए कि इस मैटर को उसी पर छोड़ देना बेहतर है। हेंटो इस डिसीजन से सहमत होता है और उससे डिटेल्स बाद में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। आइबेरिया ये सीन देखता है, ये सोचते हुए कि हेंटो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि वह आइबेरिया के साथ टूर्नामेंट में एंटर करेगा। आगा अपने बेड से कहती है कि वह आइबेरिया द्वारा यूज किए गए एक आर्टिफैक्ट की वजह से पहले ही रिकवर हो चुकी है। हेंटो फिर आइबेरिया की तरफ देखता है, पूछता है कि क्या वह आर्टिजन एडन का बेटा है। ब्लॉन्ड सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हेंटो न केवल आर्टिफैक्ट के बारे में जानता था बल्कि उसके फादर को भी जानता था। कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करते हुए वह थम्स अप देता है और चिल्लाता है कि वही एडेन का फादर है। सब साइलेंट हो जाते हैं और हेंटो शांति से कहता है कि उसने सब गलत समझ लिया है। एम्बैरेस्ड होकर आइबेरिया खुद को करेक्ट करता है, फुसफुसाते हुए कहता है कि एडन उसके फादर हैं। हेंटो फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है और उनसे एडन से मिलवाने ले जाने का प्रॉमिस करता है। वह उन दोनों को टूर्नामेंट की तैयारी के लिए विदा करता है और बताता है कि वह और आगा उन्हें देख रहे होंगे। एक्साइटेड होकर आइबेरिया हेंटो से प्रॉमिस करता है कि वे निश्चित रूप से प्रिलिमिनरीज पास करेंगे। जब वे अकेले होते हैं तो अजया कमेंट करती है कि उसके फादर तेन्मा को वैसे ही पसंद करते हैं जैसे वे उसे और काजुनारी को पसंद करते थे। हेंटो एक्सप्लेन करता है कि बचपन के ट्रॉमा की वजह से इत्सुकी के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्स है, लेकिन वह अर्ज तब गायब हो जाती है जब उसके पास ऐसे लोग हों जिन्हें वह प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए हेंटो रिवील करता है कि उसने एगेया को उसके पास रखा, उससे उसका फ्रेंड बनने के लिए कहा। वह फिर समझ जाती है कि उसे उसकी वीकनेस बनना होगा, वह पर्सन जिसे इत्सुकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहेगा। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होती है और हेंटो रिवील करता है कि स्कूल पर हुआ अटैक एक प्लान्ड एक्ट था। वह खिड़की से बाहर देखता है, ये कहते हुए कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर पूरी तरह ब्लिक दिखता है, लेकिन उसे फेथ है। उसका मानना है कि टेन्मा निश्चित रूप से इस रास्ते को रोशन करेगा और इसके साथ वह बंदा सबके लिए होप की एक महान लाइट बनेगा। सीन फिर हमें टूर्नामेंट अरीना में ले जाता है, जो प्रिलिमिनरीज की जगह है। इत्सुकी और आइबेरिया एक मैसिव क्राउड देखते हैं, जो हेंटो की खबर के साथ और भी बढ़ गई थी। कहीं और एक कॉम्पिटिटर कंप्लेन करता है कि इजुमी हेंतो की प्रेजेंस ने बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए थे। फाइटर्स का एक और ग्रुप रेड रिबन नोटिस करता है और स्पेक्यूलेट करता है कि क्या वे भी वहां हैं। अचानक इवेंट का होस्ट अपीयर होता है, सबको रूल्स एक्सप्लेन करने की तैयारी करते हुए। होस्ट एक्सप्लेन करता है कि अरीना में एक आउटर और एक इनर एरिया है और सब कॉर्नर्स से स्टार्ट करेंगे। वह अनाउंस करता है कि गोल सेंटर तक पहुंचना है और सिर्फ सबसे फास्ट 300 ही आगे बढ़ेंगे। र्यूतो रिस्टबैंड्स के फंक्शन से सरप्राइजेस है और साया इस मास एलिमिनेशन को बहुत क्रूअल पाती है, क्योंकि होस्ट आर्टिफैक्ट्स के यूज की परमिशन देता है। आइबेरिया इत्सुकी का ध्यान किसी चीज की तरफ खींचता है। वह राय किनोआ की तरफ इशारा करता है, जो अरीना में अपनी हायर्ड टीम को ऑर्डर्स दे रहा है। आइबेरिया फिर सजेस्ट करता है कि उन्हें जल्दी से इनर एरिया में पहुंचना चाहिए ताकि वे वहां किनोशिता को एम्बश कर सकें। लेकिन अगले ही सेकंड ब्लॉन्ड लड़का पीला पड़ जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह डिस्पेयर से भर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इत्सुकी पहले से ही एनिमी ग्रुप के सामने खड़ा था, ये कहते हुए कि उसने उनका पूरा प्लान सुन लिया है। हंगामे को इग्नोर करते हुए होस्ट सिग्नल देता है और अनाउंस करता है कि फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई है। ऊपर से वह कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करता है, ये सोचते हुए कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उसके पास ही अकीरा कमेंट करता है कि उसके टाइम में लेवल 15 से ऊपर के कई
पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके साल में सिर्फ वही और काजुनारी त्सुत्सुमी इतने हाई लेवल पर थे। आकिरा मुस्कुराते हुए कहता है कि काजुनारी जैसे रुकीज के बिना चीजों को शेकअप करना बोरिंग होगा। वह फिर इजुमी से पूछता है कि क्या एक नए सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेजे की खबर सच है। अपनी सीट पर रॉब के साथ बैठे हुए इजुमी हेंटो बस कंफर्म करता है कि वह कहानी पूरी तरह सच है। अकीरा पूछता है कि क्या वह पर्सन उनके बीच है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट होना चाहिए। क्यूरियस होकर होस्ट पार्टिसिपेंट्स का डेटा चेक करना शुरू करता है ताकि पता लगा सके कि वह कौन है। वह पहले रायूटो को एनालाइज करता है, लेकिन उसके लो ग्रेड गिफ्ट की वजह से उसे खारिज कर देता है। इसके बाद वह साइया को चेक करता है, लेकिन यह कंक्लूड करता है कि शायद वह भी नहीं है। फिर वह शर्त लगाता है कि पक्का वह गर्ल हाना होगी क्योंकि उसका लेवल काफी हाई है, लेकिन इजुमी हेंटो उसे करेक्ट करता है, यह रिवील करते हुए कि उनमें से कोई नहीं है, हालांकि हाना स्ट्रॉन्गेस्ट है। अकीरा फिर पूछता है कि क्या इत्तेफाक से टूर्नामेंट में कोई लेवल 0 पार्टिसिपेंट भी है। अरीना में वापस राय का ग्रुप इत्सुकी का मजाक उड़ाता है, ये पूछते हुए कि क्या वह बंदा रास्ता भटक गया है। अनफेज्ड होकर इत्सुकी अपने हाथ में एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है ताना मारने वालों का सामना करते हुए। राय फिर उस टेक्निक को पहचान लेता है, चिल्लाते हुए यह चार्ल्स की है और यह जानना चाहता है कि वह कौन है। एक इंटिमिडेटिंग गेज के साथ इत्सुकी पूछता है कि क्या वे उसे नहीं ढूंढ रहे थे। राय आग बबूला है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक लो लेवल ट्रैश ने उसके सबऑर्डिनेट को हरा दिया। वह फिर अपने गूंज को उस बंदे को खत्म करने का ऑर्डर देता है और वे अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जमीन से एक डार्क एनर्जी निकलती है और इत्सुकी वार्न करता है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। सभी एनिमीज के ढेर होने के साथ प्रोटैगनिस्ट बिना दोबारा देखे उनके पास से निकल जाता है दूरी से। अकीरा कमेंट करता है कि फाइट का आउटकम साफ है और सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। आइबेरिया चिंतित है क्योंकि अगर वह एक का ख्याल रख भी ले तो इत्सुकी को 4 से लड़ना होगा। इसके साथ वह डिसाइड करता है कि उसके पास हेल्प के लिए उस चीज का यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एक नया एनिमी पास आता है, मजाक उड़ाते हुए कि उसे पहला ओपोनेंट एक लेवल 0 मिला है, लेकिन इत्सुकी ऊपर देखे बिना भी बस उससे रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। वह आदमी एक सेकंड के लिए शॉक में है, उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना, और फिर वह ठहाके मारकर हंसने लगता है, उस बंदे के एटीट्यूड को हिलेरियस मानते हुए। ऊपर से देखते हुए अकीरा कहता है कि उसे किड का एटीट्यूड पसंद है और अगर वह मरता है तो वह उसे बचा लेगा। रेड हेयर्ड आदमी उस बंदे का सिर फोड़ देने की धमकी देता है, लेकिन इत्सुकी बस एक हंसी के साथ जवाब देता है। अचानक एक डेवास्टेटिंग ब्लो सीधे उस आदमी के फेस पर लगता है, जिससे खून के छींटे उड़ने लगते हैं। दुश्मन के ढेर और हारने के साथ इत्सुकी ठंडे अंदाज में वही बात दोहराता है कि उसने उसे हटने के लिए कहा था।